डाउनलोड करें। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। कविता 3 या 5 राक्षसों के खिलाफ लड़ाई। नहीं, दृढ़ निश्चयी निगाहों से ये फैंग को देखते हुए यून ने तुरंत अपना अधिकार प्रदर्शित किया और बलपूर्वक ये फैंग को जमीन पर धकेल दिया और कहा, पिछली बार आप बहुत बुरी तरह घायल हो गए थे। क्या होगा यदि तुम, एक छोटे से विकृत व्यक्ति, फिर से चोटिल हो जाओ? क्या तुम चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारी देखभाल करूं? मुझे जाने दो। इस समय ये फैंग इसे निष्क्रिय रूप से स्वीकार नहीं करेगा। अपनी आंखों में एक अनूठा भाव लिए हुए उसने धीरे से कहा, यून, ऐसा नहीं है कि आप मेरी शारीरिक बनावट को नहीं जानते। मैं चोटों से पूरी तरह से उबर सकता हूं। बस यहीं रहो और हिलना मत। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए वापस जरूर आऊंगा। यून ने उसकी अत्यंत आकर्षक आंखों को देखा, सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें वापस आना ही होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये फैंग हल्के से मुस्कुराया और जल्दी से उसकी नजरों से ओझल हो गया। और जब वह गुफा से बाहर निकला तो उसकी आकृति गुफा के द्वार पर रुक गई। जैसे ही उसकी उंगली पर अंगूठी चमकी, एक लाल रोशनी चमकी और लाल आत्मा सांप का शरीर भी प्रकट हुआ। हॉन्गलिंग, मैं यून को तुम्हारे पास छोड़ दूंगी। जब लिटिल व्हाइट और मैं एमेथिस्ट विंग लान किंग को ले जाएंगे तो आपको यूनर को लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। मालिक, हॉन्गलिंग ने अपनी 4 आंखों से उसकी ओर देखा और मना करना चाहा। आज्ञाकारी बनो, यह आदेश है। हाँ मास्टर। ये फैंग, जिसने अपने शब्दों में महिमा प्रकट की, बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पीछे थंडर बैट स्काई विंग्स को फैलाया और उसका शरीर प्रकाश की एक चांदी की चाप में बदल गया जो आकाश की ओर बह गया। और जब वह चला गया तो एक सुंदर आकृति धीरे धीरे गुफा से बाहर निकली, अपने पैर पटकते हुए और गुस्से से बोली, हम निश्चित रूप से ये छोटा विकृत व्यक्ति लोगों को धोखा दे सकता है। हालांकि सुरक्षित होने का यह एहसास सचमुच अच्छा है। ये कहते हुए उसके होठों पर एक बहुत ही सुंदर मधुर मुस्कान उभरी। डॉट 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 आकाश में एमेथिस्ट पंख वाले सिंह राजा के विपरीत दिशा में शून्य पेगासस जानवर था जो इन दिनों बहुत असहज महसूस कर रहा था। वॉर्ड पेगासस इस समय उस ग्रिल्ड ग्रास का स्वाद के लिए बहुत तरस रहा है क्योंकि उसके मास्टर पिछले कुछ दिनों में इसके बारे में पूरी तरह से भूल गए हैं। ये फैंग और यून ने अपने भोजन का ख्याल खुद रखा और जब सब कुछ ठीक हो गया तो गुफा में दावत की खुशबू आने लगी। लेकिन बेचारा लिटिल व्हाइट पार्टी से बाहर रह गया। लिटिल व्हाइट हाल ही में ये घास और मछली चबा रहा है और इस दुर्भाग्यपूर्ण अनुभव को लिटिल व्हाइट अच्छी तरह से समझता है। ये सब उसकी अवज्ञा के कारण है। लेकिन किसने सोचा होगा कि उसके मूर्ख असली मालिक के पास ऐसे कौशल होंगे। यदि इसे पुनः शुरू करने का मौका मिले तो गड़गड़ाहट की आवाज के साथ शून्य पेगासस को अचानक अपने शरीर पर एक परिचित आभा महसूस हुई। सतर्क दृष्टि से देखने पर उसने पुष्टि की कि वास्तव में उसका मालिक ही उसके पालतू जानवर के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। घूरना बंद करो, जब मेरे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। सबसे पहले अपना व्यवहार सुधारने पर काम करो। ये फैंग ने अपने नीचे शून्य पेगासस को थपथपाया और तुरंत एक आदेश जारी किया। जिललुलु, बेहतर भोजन का वादा सुनते ही वह तुरंत वहां से उड़ गया और झपट्टा मारकर दूर चला गया। फिर से भाग रहे हो? मेरे लिए इन्हें रोको। नीलम पंख वाले शेर राजा को पहले से ही उनके भागने के प्रयास का अनुमान था। तेज गर्जना के साथ 3 विशाल उड़ने वाले राक्षस अचानक आसपास के स्थान में प्रकट हुए जिन्होंने ये फैंग का रास्ता अवरुद्ध कर दिया। ये तीनों राक्षस 5वीं श्रेणी के प्राणी थे जो पूर्व से आए अमेथिस्ट विंग लान किंग के प्रमुख अधीनस्थों की तिकड़ी का हिस्सा थे। वे अत्यंत क्रूर प्रतीत होते थे तथा अमेथिस्ट पंख वाले सिंह राजा से भी अधिक कुरूप। पंखों वाला शेर राजा था। वहां एक बड़ा काला बिच्छू, एक बैंगनी मकड़ी और एक चांदी जैसा विशाल भेड़िया था। तीनों के पास एक जोड़ी पंख थे जो उनकी पहचान थी और जिसके आधार पर उन्हें 5वीं श्रेणी का राक्षस माना जाता था। अरे, ये तो पहले से तैयार होकर आया है। ये तो मुसीबत है। 5वें क्रम के राक्षसों को अपने चारों ओर एक त्रिकोण बनाते हुए देखकर ये फैंग को तुरंत गंभीर खतरे का एहसास हुआ। हा, क्या हम भाग रहे हैं? तुम इंसान के बच्चे हो, देखते हैं तुम मुझसे कैसे बचोगे। एक साथ हमला करो। नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और तुरंत 5वें क्रम के राक्षसों के साथ वह ये फैंग की ओर बढ़ गया। नीलम पंख वाला शेर राजा एक राजा के रूप में इतना बेशर्म था कि यह ये फैंग की उम्मीदों से परे था। ऐसा लगता था कि लिंग या भूमिका की परवाह किए बिना मात्र पशुओं का कभी कोई मतलब नहीं था। लिटिल व्हाइट, एमेथिस्ट विंग लान किंग को रोक कर रखो। बाकी 3 को मेरे पास छोड़ दो। एक पल में ये फैंग ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। अपनी हथेली के एक थपथपाहट के साथ थंडरबैट के आकाशीय पंख अचानक फैल गए और वह चांदी के विशालकाय भेड़िए की ओर ऊपर की ओर उड़ चला। एक आदमी और घोड़े के रूप में अलग अलग उन्होंने 4 विशाल राक्षसों को 2 समूहों में विभाजित किया। छठे क्रम के जानवर के रूप में शून्य पेगासस एमेथिस्ट विंग लान किंग का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हो सकता था, लेकिन इसे रोकना पूरी तरह से संभव था। इसकी सुरक्षा एमेथिस्ट पंख वाले शेर राजा के लिए भी अभेद्य थी, इसलिए इस बार लिटिल व्हाइट बेहतर भोजन की तलाश में विशेष रूप से साहसी बन गया। अपने 2 शुद्ध सफेद पंखों को फैलाकर वह सीधे नीलम पंख वाले सिंह राजा की ओर दौड़ा। शून्य पेगासस, भोजन। नीलम पंखों वाला शेर राजा, ये बहुत बहादुर है। शून्य पेगासस के समर्थन के कारण ये फैंग के पास अब अन्य 3 राक्षसों से मुकाबला करने के लिए जगह थी। कुछ दिनों की रिकवरी और ऊर्जा बहाली के बाद उनकी ताकत 9 सितारा डू ग्रैंड मास्टर से बढ़कर डू स्पिरिट दायरे तक पहुंच गई थी। अब एक मजबूत डू स्पिरिट ये फैंग को अपनी ताकत पर बहुत भरोसा था। हालांकि इन 5वें क्रम के राक्षसों का एक साथ सामना करना वास्तव में अत्यधिक था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने तुरंत अपनी हाल ही में हासिल की गई गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया। स्वर्गीय ज्वाला के 3 रहस्यमय परिवर्तन। पहला परिवर्तन। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय परिवर्तन। पहला परिवर्तन। एक उग्र चीख के बीच ये फैंग के शरीर के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा तुरंत बढ़ गई। नव पदोन्नत 1 स्टार डू स्पिरिट की ताकत पलक झपकते ही तेजी से बढ़ गई। 2 सितारा, 4 सितारा, 5 सितारा, 6 सितारा डू स्पिरिट। पहले परिवर्तन की शुरुआत के तुरंत बाद ये फैंग की ताकत तेजी से 1 सितारा डू आत्मा से 6 सितारा डू आत्मा तक बढ़ गई। इससे क्षण भर के लिए उसके चारों ओर खड़े 3 विशालकाय राक्षस अचंभित रह गए। इस मानव बालक में अब भी लड़ने की इतनी शक्ति कैसे आ गई? बहती हुई तलवार रूहो अचानक उसके हाथ में प्रकट हुई। उसके चारों ओर 3000 लपटें लिपट गईं। इस बार वह अपनी पूरी ताकत से लड़ने के लिए दृढ़ था। उसका लक्ष्य अपनी प्रिय यून की रक्षा करना और उसे यहां से भागने का समय देना था।
और निस्संदेह यदि अवसर आया तो वह ब्लेड घुमाकर 5वें क्रम के राक्षस का वध करने में संकोच नहीं करेगा। इस बार उनकी लड़ाकू भावना का कवच बिल्कुल भी संकुचित नहीं हुआ। 5वें क्रम के राक्षसों का सामना करते हुए सबसे अच्छा बचाव आक्रामक तरीके से आगे बढ़ना था। उसके हाथ में मौजूद फ्लोइंग ब्लेड रूहों से अत्यंत भयंकर ज्वाला निकली, जिससे वायु तरंगें उत्पन्न हुई, जिनसे आसपास का स्थान थोड़ा विकृत हो गया। 3000 लपटें अस्वीकृति। मध्यवर्ती पृथ्वी स्तरीय युद्ध तकनीक तुरंत उसके हाथ में क्रियान्वित हुई, जो एक शक्तिशाली लहर में परिवर्तित हो गई, जो आसपास के 3 राक्षसों की ओर बढ़ी। स्वर्गीय ज्वाला ने स्वाभाविक रूप से राक्षसों का दमन किया, लेकिन पृथ्वी श्रेणी की युद्ध तकनीक के साथ ये फैंग ने एक ऐसा हमला भी किया था जो आत्मा के शक्तिशाली हथियार की ताकत को भी पार कर गया था। इससे तीनों राक्षस डर के मारे पीले पड़ गए। इस मानव बालक का इतना शक्तिशाली क्यों है? वह मानव बालक, जिसके बारे में वे सोचते थे कि वह उनके पंजों के एक झटके से ही समाप्त हो सकता है, अब उनमें भय पैदा कर रहा था। उनके होल कार्ड का खुलासा सचमुच आश्चर्यजनक था। खैर, मूल फैनफिक में उसकी ताकत को डू स्पिरिट में बढ़ावा मिला और किसी अन्य पुरस्कार का उल्लेख नहीं किया गया था। मैंने R18 दृश्य स्वयं जोड़ा क्योंकि मूल संस्करण में ये दृश्य गायब था। आप इस पुरस्कार को उसकी बढ़ी हुई ताकत के रूप में मान सकते हैं, जो वास्तव में भविष्य की कहानी में ज्यादा बदलाव नहीं लाएगा। गोजो_सेंसेई_। रचनाकारों के विचार। 4 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। Kill 8 bone demon spider. Ye Feng employed the 3000 flame rejection, causing the 3 5th level monsters to be taken aback. In a conditioned reflex, the 3 monsters immediately employed their control fighting skills to defend themselves. Similar to humans, monsters could practice fighting skills. Monsters also possessed fighting skills cultivated by their kind. Faced with Ye Feng, the 3 monsters had no choice but to employ their defensive skills to resist. However, it wasn't so simple to defend against the power of the heavenly flame. This blow had already reached the level of an attack from a Dao King powerhouse, coupled with the immense heat of the heavenly flame. It immediately caused the 3 monsters to collapse in an instant. The fiery energy shattered their defensive shield instantly, and the airwave caused the 3 monsters to tremble and float back in the air. मार डालो। 8 हड्डी दानव मकड़ी। ये फैंग ने 3000 ज्वाला अस्वीकृति का प्रयोग किया, जिससे 5वें स्तर के 3 राक्षस अचंभित हो गए। एक अनुकूलित प्रतिक्रिया के तहत तीनों राक्षसों ने तुरंत ही अपनी रक्षा के लिए नियंत्रित युद्ध कौशल का प्रयोग किया। मनुष्यों की तरह ही राक्षस भी युद्ध कौशल का अभ्यास कर सकते थे। राक्षसों के पास भी अपनी प्रजाति द्वारा विकसित युद्ध कौशल होते थे। ये फैंग का सामना करने पर तीनों राक्षसों के पास प्रतिरोध करने के लिए अपने रक्षात्मक कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति से बचाव करना इतना आसान नहीं था। ये प्रहार पहले ही डूकिंग पावरहाउस के हमले के स्तर तक पहुंच चुका था, साथ ही स्वर्गीय ज्वाला की अत्यधिक गर्मी भी थी। इससे तीनों राक्षस एक ही क्षण में धराशायी हो गए। अग्नि की ऊर्जा ने उनकी रक्षात्मक ढाल को तुरंत तोड़ दिया और वायुत्रंग के कारण तीनों राक्षस कांपने लगे और हवा में वापस तैरने लगे। इस समय ये फैंग ने तेजी से कार्य किया और उस समय वह सबसे तेज और सबसे शक्तिशाली युद्ध कौशल का उपयोग कर रहा था। थंडर आर्क ट्रिपल डांस। यद्यपि यह युद्ध कौशल पृथ्वी स्तर की तकनीकों में निम्न श्रेणी का था, फिर भी इसमें थंडर बैट स्काई विंग के साथ बिजली की विशेषता साझा थी। टिप्पणियां। ये फैंग का सामना करने पर तीनों राक्षसों के पास प्रतिरोध करने के लिए अपने रक्षात्मक कौशल का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वेबर नोवेल ऐप डाउनलोड करें। हालांकि स्वर्गीय ज्वाला की शक्ति से बचाव करना इतना आसान नहीं था। दोनों कौशलों के संयोजन से उसकी गति तुरंत ही डू सम्राट के बराबर स्तर पर पहुंच गई। हवा में एक गड़गड़ाहट वाली आवाज गूंजी और एक पल में ये फैंग की आकृति विशाल काली मकड़ी के सामने प्रकट हुई। मकड़ी के उल्टे हुए शरीर के निचले हिस्से को देखकर उसकी आंखें सिकुड़ गईं। उसने लंबे ब्लेड को पकड़ लिया, उसे स्वर्गीय ज्वाला और विद्युत चाप के बीच रखा और उसे जोर से मकड़ी के पेट में घुसा दिया। हालांकि 5वें क्रम का राक्षस बड़ी काली मकड़ी एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं थी। अपने 8 पैरों से 2 अगले पैरों ने तुरंत ब्लेड का रास्ता रोक दिया। अविश्वसनीय रूप से तीखे काले पैर कुछ तलवारों से भी अधिक भयानक थे। ये 5वें क्रम के राक्षस के प्राकृतिक हथियार थे, जो कठोरता, लंबाई और तीक्ष्णता में श्रेष्ठ थे तथा मानव निर्मित हथियारों से इनकी बराबरी नहीं थी। फिर भी ये फैंग का बहता ब्लेड वो कोई कमजोर नहीं था। जिस क्षण दोनों टकराए, क्लैंग, कान फाड़ देने वाली इस्पात जैसी दहाड़ के बीच अन्य 2 पैर, जो ऑब्सीडियन की तरह तीखे थे, अशुभ रूप से चमक रहे थे और सीधे उसके पेट पर वार कर रहे थे। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसकी बहती तलवार से ज्वाला और गरजने वाली एक शक्तिशाली लहर फूट पड़ी और उसने तेजी से अपने 2 विशाल अगले पैरों को पीछे हटा दिया। पीछे से वज्र चमगादड़ के पंख फड़फड़ाने लगे और उसका शरीर फुर्ती से हवा में घूम गया, जिससे एक पैर का हमला भी बच गया। फिर भी दूसरा पैर अपरिहार्य था। जैसे ही मकड़ी का तेज काला पैर ये फैंग को छेदने वाला था, शरीर शांतिपूर्वक उसने अपनी तलवार से पीछे की ओर वार किया। ब्लेड की व्यापक धार के नीचे उड़ती आग की हथेली को एक पल में मुक्त कर दिया गया। बूम! उस क्षण उसका शरीर एक रॉकेट जैसा लग रहा था, जो अपने दूसरे चरण से अलग होकर मकड़ी के पेट की ओर तेजी से नीचे गिर रहा था। इस नजदीकी स्थान से मकड़ी के पेट के नीचे एक मानव चेहरा वास्तव में दिखाई दे रहा था, एक अविश्वसनीय रूप से बीभत्स और डरावना चेहरा। यह विशेषता इस बात का पर्याप्त प्रमाण थी कि यह प्राणी जादुई जानवर पर्वतों के पूर्वी भाग में निवास करता था, जो कि एमेथिस्ट पंख वाले सिंह राजा के बाद दूसरे स्थान पर था, जो कि 5वीं श्रेणी का 8 हड्डी वाला दानव मकड़ी था। बिना किसी हिचकिचाहट के ये फैंग ने अपना ब्लेड पकड़ लिया और थंडर आर्क ट्रिपल डांस की अंतिम चाल को अंजाम दिया। बिजली की चमकदार चमक के बीच उसने मकड़ी के पेट को भयंकरता से छेद दिया। 8 हड्डी वाले दानव मकड़ी ने भी जवाब दिया, लेकिन उसके लंबे पैर हमला करने के लिए ये फैंग तक नहीं पहुंच सके। इसके बजाय उसने अपने आप को उसके हमले से बचाने के लिए एक काली ऊर्जा का कवच बनाया। यही कारण था कि ये फैंग ने उस पर हमला करने का फैसला किया। तीनों राक्षसों में से सबसे शक्तिशाली न होते हुए भी उसमें सबसे अधिक कमजोरी थी। एक छोटे कद के मानव के लिए 8 हड्डी वाले दानव मकड़ी की कमजोरी काफी बढ़ गई थी। बेशक ये फैंग के लिए यह और भी अधिक सच था, जिसके पास स्वर्गीय ज्वाला थी। 3000 लपटों की तीव्र गर्मी के कारण 8 हड्डी वाले दानव मकड़ी के पैरों में जलन महसूस हुई, जिससे ये फैंग को सही अवसर मिला। डू स्पिरिट की ताकत वाला कोई योद्धा अब तक इसका फायदा उठा चुका होता। कच! जैसे ही ये फैंग के लंबे ब्लेड ने काली ऊर्जा की बाधा को भेदा, एक असाधारण चमकदार बिजली की चाप ने आसपास के क्षेत्र को रोशन कर दिया, जिसकी तीव्रता बढ़ती गई। राजसी बैंगनी काले रंग की लपटों ने 8 हड्डियों वाले राक्षस मकड़ी के विशाल शरीर को घेर लिया, जिससे उसमें से कर्कश दहाड़ निकली।
गर्जना, भयावह ध्वनि पूरे पर्वत श्रृंखला में गूंज उठी, जिससे कमजोर राक्षस बाहर आने से डरकर जंगल में छिप गए। यदि मनुष्य ने कुछ क्षण पहले ही उन पर हमला किया होता, तो शायद उनका भी यही हश्र होता। लपटों की गर्मी और बिजली की चुभन के कारण 8 हड्डियों वाला राक्षस मकड़ी उड़ने में असमर्थ हो गया और उसका शरीर उल्का की तरह जमीन पर गिर पड़ा। इसी तरह ये फैंग भी नीचे उतरा। हालांकि उसने अपना ब्लेड वापस नहीं लिया, इसके बजाय उसने और भी शक्तिशाली हमला करने की तैयारी की। जैसे ही विशाल आकृति नीचे उतरने लगी, उसका बायां हाथ मुक्त हो गया, जिससे रेत का एक बवंडर उत्पन्न हो गया। तेजी से उसने बहते हुए ब्लेड को अपनी पकड़ से खींच लिया, जिससे रेत का तूफान 8 हड्डी वाले दानव मकड़ी के घाव में जा लगा। बूम! एक भयंकर विस्फोट में राक्षस मकड़ी का शरीर उछलकर दूर जा गिरा, जिससे उस क्षेत्र में चारों ओर धूल फैल गई। नंगी आंखों से देखने पर यह छोटा सा घाव नाटकीय रूप से बड़ा दिखाई देता था। ज्वालामुखी विस्फोट के समान काला रक्त घाव से बह निकला, जिससे अंधकार का एक स्तंभ बन गया। उस विशाल शरीर पर टिमटिमाती बिजली की चमक के बीच भयावह बैंगनी काली लपटें उठ रही थीं। हिंसक रेत के तूफान ने मकड़ी के शरीर को तबाह कर दिया, जिससे उसके आंतरिक अंग नष्ट हो गए। क्रूर मकड़ी का सिर एक तरफ गिर गया और जादुई जानवर पर्वत का दुर्जय 5वें क्रम का राक्षस पराजित हो गया। तुम क्यों हिचकिचा रहे हो? वह अपनी लड़ाई की कला खो चुका है, उसकी लड़ने की भावना समाप्त हो चुकी होगी। जाओ और उसे खत्म कर दो। जबकि शेष 2 राक्षस अभी भी चकित थे, नीलम पंख वाले शेर राजा की दहाड़ आकाश में गूंज उठी। अन्य 2 प्राणी, विशाल बिच्छू और विशालकाय चांदी जैसा भेड़िया, झटके से जाग उठे। वे नीचे झपटे और ये फैंग की स्थिति पर हमला बोल दिया। इस मोड़ पर ये फैंग वास्तव में वैसा ही था जैसा कि एमेथिस्ट विंगलान किंग ने कहा था। लगातार दोनों उच्च स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग करने के बाद उसकी लड़ाई की भावना लगभग समाप्त हो चुकी थी। 5वें क्रम का जादुई कोर हासिल करना अब संभव नहीं था। 2 विशालकाय राक्षसों के करीब आने पर उसने अपने पंख फैलाए और भाग गया। हालांकि दोनों प्रतिद्वंद्वियों ने लगातार पीछा किया, जिससे भागने की कोई गुंजाइश नहीं बची। गर्जना, विशालकाय चांदी के भेड़िए ने दहाड़कर उसके दिमाग में एक शक्तिशाली आघात पहुंचाया। ओह! एक पल में ये फैंग को एहसास हुआ कि यह उच्च स्तरीय राक्षसों के बीच एक दुर्लभ ध्वनि युद्ध कौशल था। उसने यह अनुमान नहीं लगाया था कि चांदी के भेड़िए के पास ऐसी क्षमता होगी। जिस क्षण ये दहाड़ ये फैंग के दिमाग में आए, उसका शरीर क्षण भर के लिए हवा में जम गया और कुछ देर के लिए स्तब्ध हो गया। और यह कमजोरी के इस क्षण के दौरान था। दोनों विशालकाय राक्षस दोनों ओर से उसके पास आए। उनके उस्तरे जैसे तीखे पंजे और चांदी के बिच्छू के हुक्नुमा उपांग ने तेजी से उसके शरीर पर हमला कर दिया। अल्पविराम। इस अध्याय का अंत। एक टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। पेगासस जो शून्य में कदम रखता है। चांदी के भेड़िए की चीख के बीच इस समय ये फैंग की कमजोरी भी उजागर हो गई। यद्यपि उसकी शक्ति अत्यंत प्रबल थी, किंतु उसकी आत्मा 5वें क्रम के राक्षस से भी कमजोर थी। सिल्वर वुल्फ की दहाड़ से उसका सिर झुक गया, वह एक क्षण के लिए कोमा में चला गया और उसका शरीर भी जमीन की ओर गिर गया। और उसी समय सिल्वर वुल्फ के तीखे पंजों ने भी उसके शरीर पर हमला कर दिया। दूसरे 5वें क्रम के राक्षस बिच्छू का तेज जहरीला हुक भी ये फैंग के शरीर की ओर बढ़ा। 5वीं श्रेणी के 2 राक्षस इस समय बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और इस मानव से निपटने में वे छिपते नहीं थे, और जैसे ही उन्होंने कोई कदम उठाया, उन्होंने अपने अद्वितीय कौशल का उपयोग किया। इस समय ये फैंग के पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। दूर आकाश में स्थित 0 पेगासस जानवर ने महसूस किया कि उसका स्वामी खतरे में है और उसका शरीर तेजी से इस ओर उड़ गया। 6ठे क्रम के राक्षसों के बीच इसकी गति बेहद तेज है, लेकिन राक्षसों के राजा के रूप में एमेथिस्ट विंगलान किंग बिल्कुल भी बुरा नहीं है। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। दोनों एक दूसरे से उलझ गए और नीलम पंख वाले शेर राजा ने अपने स्वामी को बचाने का कभी मौका नहीं दिया। यह एक नाराज औरत की तरह है जो अपने प्रेमी को अपने पास रखने की कोशिश कर रही है, उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक है। इससे वॉर्ड पेगासस भी क्रोधित हो गया। आखिरकार ये फैंग उसका स्वामी था। जिस मास्टर ने इसके साथ बुरा व्यवहार किया है, उसका घायल होना ठीक है, क्योंकि उसने स्वेच्छा से अनुभव प्राप्त किया था, लेकिन यदि वह मर जाता है, तो क्या 0 पेगासस स्वयं एक गंभीर स्थिति में नहीं रह जाएगा? 0 पेगासस जानवर, जो स्वामी की रक्षा के लिए उत्सुक है, अंततः इस क्षण अपने चरम आतंक में फट पड़ा। 2 शुद्ध सफेद पंखों की लहर के साथ उसके शरीर के चारों ओर का स्थान पूरी तरह से विकृत हो गया था। तुरंत ही वह 0 पर चला गया और उसका शरीर अचानक नीलम पंख वाले सिंह राजा की भयभीत आंखों में गायब हो गया। हाँ, ये 0 पर कदम रख रहा है, 0 चमकता है। नीलम पंख वाला शेर उस 0 पेगासस जानवर को देखकर भयभीत हो गया जो उसके सामने से गायब हो गया था। उसकी आंखें सदमे से भरी हुई थीं, क्योंकि राक्षस के 7वें स्तर पर पहुंचने के बाद ही उसके पास ये क्षमता हो सकती है, लेकिन जाहिर है यह अज्ञात बड़ा सफेद घोड़ा अभी तक 7वें स्तर तक नहीं पहुंचा है। अन्यथा तो वह बहुत पहले ही मानव रूप में होता, फिर इस राक्षस रूप में कैसे हो सकता है? तो फिर उसके पास ऐसी राक्षसी क्षमता कैसे हो सकती है? इसके बारे में सोचने पर ऐसा लगता है कि वह जन्मजात क्षमताओं वाला एक जादुई जानवर होगा। लेकिन इस राजा को उस इंसान की तरह दरबार में बैठने देना वास्तव में सम्राट के शिष्टाचार का उल्लंघन है। चमकती सफेद रोशनी में ये फैंग के शरीर के नीचे एक शुद्ध सफेद आकृति दिखाई दी। इस समय अचानक 2 विशाल पंख फैल गए, जिन्होंने ये फैंग के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। जी, धातु के खरोंचने जैसी कान फाड़ देने वाली आवाज हुई और सिल्वर वुल्फ के पंजे में आग लग गई, जिससे 0 पेगासस जानवर पर कोई निशान नहीं रह गया। और दूसरी ओर बैंगनी बिच्छू का हुक, हालांकि अत्यधिक जहरीला है, 0 पेगासस की रक्षा को भी नहीं तोड़ सकता है, तो ये जहर को शरीर में कैसे प्रवेश करने दे सकता है? आप भाग सकते हैं, लेकिन अपनी सांस से बच नहीं सकते। मुझे विश्वास है कि हम जल्द ही फिर मिलेंगे। मैजिक बीस्ट पर्वत के बाहरी इलाके में एक बहुत ही विशेष संयोजन तेजी से बाहर की ओर भाग रहा है। होंगलिंग, मुझे जाने दो, मैं फैंग ये को बचाने के लिए वापस जा रहा हूँ। रुको। एक विशाल 2 सिर वाले अग्नि आत्मा सांप में 2 विशाल सिरों के बीच एक अत्यंत उत्तम और सुडौल शरीर है, जिसे पकड़ लिया जाता है और गुस्से से चिल्लाया जाता है। ये वही यून थी जिसने रुकने की योजना बनाई थी, लेकिन होंगलिंग ने उसे जबरन वहां से ले जाने पर मजबूर कर दिया। उसकी मुहर अभी भी खुली हुई थी, इसलिए उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से ठीक नहीं हुई और वह 5वें क्रम की अग्नि आत्मा सांप के नियंत्रण का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकी। इसलिए होंगलिंग ने अपने मालिक ये फैंग के निर्देशों का पालन किया और 2 बड़े सिरों ने यून को जकड़ लिया। उपरोक्त लड़ाई का लाभ उठाते हुए अपने शरीर का उपयोग करके जो जमीन में गोता लगा सकता है, उसने यून को जल्दी से जमीन से भागने में मदद की। उस गति ने यून को विरोध करने और चिल्लाने का कोई मौका नहीं दिया, न ही इसने कुछ राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया।
इससे उसका हृदय भी बहुत व्याकुल हो गया। फैंग ये बहुत समय से दूर था और उसकी ओर से कोई हलचल नहीं हुई, न ही उसने उसका पीछा किया। वह मेरा आदमी है, भले ही मुझे कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहता कि उसे कुछ हो। बेशक यून यून भी समझ गई थी कि फैंग ये भी ऐसा ही सोचता था। यद्यपि सुरक्षित होने का यह एहसास बहुत मधुर है, फिर भी मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना चाहूंगी, भले ही मुझे मरना पड़े। तो क्या हुआ, जब वह वापस आएगा तो मैं निश्चित रूप से उसे जोर से काटूंगा और उसे सजा दूंगा। इस समय यूं यूं स्पष्ट है, यह उल्लेख करने के लिए नहीं, अगर बाहरी लोग उसे देखते हैं तो वे निश्चित रूप से उसके गर्वित आंकड़े से आकर्षित होंगे। पहले से ही अत्यंत अशांत आभा हॉन्गलिंग के दो बड़े सिरों के दबाव में और भी अशांत हो गई थी। संप्रदाय गुरु के मूल रूप से सुंदर और शानदार स्वभाव में अब एक अवर्णनीय और अवर्णनीय विशेष आकर्षण है। यून यून की चीख सुनकर हॉन्गलिंग भी बहुत असहाय था। वह भी अपने स्वामी को बचाने के लिए वापस जाना चाहता था, लेकिन उसे स्वामी के निर्देशों का पालन करना था और इस संप्रदाय मास्टर यून को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। लेकिन वह समझाना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच संवाद में बाधा आ रही थी। वह लंबे समय तक हिस 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 करती रही। यून यून समझ नहीं पाई, इसलिए पहले पहाड़ों से भाग जाना बेहतर है। इसके अलावा उस बड़े भाई वाइट के साथ, जो पालतू जानवरों के स्थान पर उसकी बढ़ाई करना पसंद करता है, मालिक निश्चित रूप से ठीक रहेगा। उसका बड़ा भाई वाइट स्वाभाविक रूप से शून्य पेगासस है। शून्य पेगासस, जो अपने स्वामी ये फैंग पर कभी ध्यान नहीं देता, हॉन्गलिंग को पसंद करता है, जो एक राक्षस भी है। इसलिए इसने अतिशयोक्तिपूर्वक हॉन्गलिंग को अपनी अद्भुत प्रतिभा के बारे में बताया, कहा कि अगर मास्टर अभ्यास नहीं करना चाहता और लड़कियों को नहीं उठाना चाहता तो वे पूरी तरह से उड़ सकता है। बेशक हॉन्गलिंग इन शब्दों को केवल अपने पेट में दफन कर सकता है। वह पहले ही जान चुकी है कि मालिक लड़कियों को उठा रहा है या नहीं। लाल आत्मा, जब यून यून हॉन्गलिंग के नियंत्रण से मुक्त होने ही वाली थी, तभी पास से एक बहुत ही तीखी चीख आई। हॉन्गलिंग और यून यून, जो ऊपर संघर्ष कर रहे थे, दोनों आवाज को बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकते थे। लेकिन यून यून थोड़ा उलझन में थी, यह आवाज फैंग ये की आवाज भी नहीं थी। अगले ही पल एक सफेद रोशनी और छाया अचानक उन दोनों के सामने प्रकट हुई और तुरंत हॉन्गलिंग आश्चर्य से दहाड़ा। भाई वाइट, हो मास्टर, वह फिर से बेहोश क्यों हो गया? फैंग ये डॉट डॉट डॉट। इस अध्याय का अंत। टिप्पणियां। सोते समय कुछ बुरा करने की कोशिश करना। यून यून और हॉन्गलिंग ने अपने सामने शून्य पेगासस जानवर को देखा, जो उन्हें ढूंढने आया था। ये फैंग के पालतू जानवर के रूप में वो पेगासस हॉन्गलिंग की आभा के प्रति संवेदनशील था, जिससे वह उन्हें शीघ्रता से ढूंढ सकता था। इसे देखकर हॉन्गलिंग अपनी खुशी व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। हालांकि उसका आश्चर्य तब बढ़ गया जब उसने देखा कि ये फैंग पेगासस जानवर की पीठ पर बेहोश हो गया है। गुरुजी, वह फिर क्यों बेहोश हो गया? हॉन्गलिंग अपनी हैरानी व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सकी। ये फैंग की पालतू बनने के बाद से उसने अपने मालिक के बेहोश होने की कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी थी, चाहे जानबूझकर या अनजाने में। और हर बेहोशी के बाद हमेशा एक खूबसूरत महिला उसकी देखभाल करती थी। तभी कोई व्यक्ति उत्सुकता से दौड़ता हुआ आया। फैंग ये हॉन्गलिंग ने यून यून को छोड़ दिया तो वह सुंदर आकृति ये फैंग की ओर बढ़ी। यद्यपि इस समय लिटिल वाइट का दिल टूट गया था, फिर भी उसने आज्ञाकारी रूप से अपने चार खुरों को मोड़ लिया, जिससे यून यून अपने मालिक को बेहतर ढंग से देख सके, जिसकी बेहोशी में भी देखभाल की जाएगी। फैंग ये फैंग के शरीर पर अपने हाथ रखते हुए उसने उत्सुकता से कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। इस समय यून यून की आंखों और हाथों की हरकतों में अविश्वसनीय स्तर की देखभाल और सटीकता प्रदर्शित हो रही थी। ये फैंग के शरीर पर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की जांच करने के बाद उसका हाथ तेजी से नीचे की ओर बढ़ा। शून्य पेगासस सिग्मा ए। बहुत शानदार। यून यून के चिंतित चेहरे को देखकर शून्य पेगासस ने अपनी थोड़ी सुस्त आवाज में टिप्पणी की। वह ठीक है। वह छोटे चांदी के भेड़िए की ध्वनि युद्ध कौशल से बेहोश हो गया था, क्योंकि उसकी लड़ने की ऊर्जा समाप्त हो गई थी। आराम करने के बाद वह ठीक हो जाएगा। स्पष्टीकरण सुनने के बाद यून यून की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हो गई और उसे राहत महसूस हुई। इस विकृत व्यक्ति में कुछ भी गलत नहीं था। अगर उसे कुछ हुआ तो वह निश्चित रूप से जादुई जानवर पर्वत श्रृंखला को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। शून्य पेगासस की आवाज सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि दो राक्षस उसके पक्ष में थे। यह उनका और फैंग यी का सामान्य प्रेम घोंसला नहीं था, जहां वे अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते थे। इस पर विचार करते हुए उसने आत्मिक ऊर्जा को पुनर्स्थापित करने के लिए एक अमृत निकाला और उसे अपने कोमल मुख में रख लिया। फिर वोइड पेगासस और हॉन्गलिंग की चौकस निगाहों के नीचे वह झुकी और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने होंठ ये फैंग के होंठों से दबा दिए। इस क्रिया की परिचितता ने दोनों राक्षसों को महसूस कराया। उनका रिश्ता एक परिवार की तरह है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह पहले से ही उनकी रखेल हो? एक सौम्य अलगाव के साथ उनके होंठ अलग हो गए। यून यून ने हल्के से अपने मुंह के कोने को चाटा। उसकी खूबसूरत निगाहें ये फैंग के शरीर पर घूम गईं और फिर उसके होंठ एक मीठी मुस्कान में बदल गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सो जाओगे। तुम छोटे बिगड़ेल कुछ बुरा करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप ठीक हैं। शून्य पेगासस। ओ हॉन्गलिंग, ओ क्या आप बुरे विचार सोच रहे हैं? कुछ बुरा कर रहे हैं? वास्तव में चतुर छोटे सफेद और हॉन्गलिंग, उन्हें तुरंत एहसास हुआ। उनका रिश्ता पक्का हो चुका था। ये व्यक्ति उनकी रखेल थी। शायद 9 महीने से कुछ अधिक समय में उनके पास एक और छोटा मालिक होगा। लिटिल वाइट, तुम कैसे बात कर सकते हो? अचानक यून यून ने अपना सिर घुमाया और हवा में उड़ते शून्य पेगासस जानवर को देखकर आश्चर्यचकित हो गई। इस समय इसकी मानसिकता पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अंततः इस पर ध्यान दिया जाने लगा। यदि यह पहले होता तो शून्य पेगासस निश्चित रूप से सच बताता कि वह इस मास्टर के साथ सौदा नहीं करना चाहता था। लेकिन अब मालकिन के सामने और स्नेह की मात्रा पर विचार करते हुए यदि उसने सच कहा तो इसमें और परेशानी पैदा करने में क्या अंतर होगा? कुआं। शून्य पेगासस ने अपना सिर हिलाया। मास्टर ने हमेशा मुझसे कहा है कि मैं अपने शब्दों के प्रति सतर्क रहूं और उनका ध्यान आकर्षित न करूं। यून यून ने अपनी खूबसूरत आंखें झपकाईं, फिर असहायता से सिर हिलाया। कुछ जादुई जानवर सचमुच बहुत आत्मविश्वासी होते हैं। यहाँ अभी भी खतरा है। चलो पहले ये जगह छोड़ दें। उसने चारों ओर देखा और थोड़ा गंभीर भाव से बोली। जैसे ही उसने बात की, उसने ये फैंग को शून्य पेगासस जानवर की पीठ पर बैठने में मदद की, जिससे वह उसके खिलाफ झुक सके और वे उड़ान भरने के लिए तैयार हो गए। कुआं। इस प्रकार मैजिक बीस्ट पर्वत के बाहरी इलाके में एक सफेद रोशनी और एक लाल रोशनी आसमान में चमक उठी। उनके रास्ते में नीचे मौजूद सभी जीव जंतु भयभीत थे और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे।
डिंग। जब मास्टर बेहोश हो गया तो यून यून ने उसे दवा खिलाई, उसे सहारे के रूप में इस्तेमाल किया और एक साइन इन इनाम प्राप्त किया, एक कंडरा धोने और मज्जा काटने की गोली क्षेत्र की परवाह किए बिना। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। सिस्टम प्रॉम्प्ट सुनकर ये फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम जाग रहे हो, क्या तुम बेहतर महसूस कर रहे हो? एक कोमल आवाज उसके कानों तक पहुंची। अपने पीछे कोमलता महसूस करते हुए वह थोड़ा मुस्कुराया। इस तरह से देखभाल किया जाना वास्तव में अद्भुत था। बहुत बेहतर, यून एर, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वह मुस्कुराया और अपनी सीट से यून यून की पीठ की ओर मुड़ा और उस कोमल और नाजुक शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। उसे यकीन नहीं था कि उसके हाथ ठीक से काम कर रहे थे या नहीं, लेकिन निश्चित रूप से वे अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। यूना, मेरे पास तुम्हारे लिए एक उपहार है। यह क्या है? एक ग्रिल्ड फिश स्टिक। ये वही ग्रिल्ड फिश स्टिक है जिसका तुमने उल्लेख किया था। हाँ, अगली बार मेरे लिए मछली भूनने के लिए इसका इस्तेमाल करना। तुम अभी भी खाना चाहते हो? बेशक, मैं इसे खाना चाहता हूँ। ग्रिल्ड मछली वाकई बहुत स्वादिष्ट है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। तुम छोटे बिगड़ेल अभी अभी जागे हो और अभी भी कमजोर हो। क्यों ना हम यात्रा जारी रखने से पहले रात को सराय में आराम करें? आराम, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पफच क्लक डॉट 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 डॉट। जियामा साम्राज्य, नालन परिवार। इस समय नलान परिवार में उथल पुथल मची हुई थी क्योंकि उनकी युवा मिस नलान यानरान हंगामा मचा रही थी और फैंग ये नाम के उस कमीने को खोजने के लिए बाहर जाने पर जोर दे रही थी। और इस समय उनके कुलपति और वरिष्ठ कुलपति जियामा साम्राज्य के शाही परिवार के साथ एक बैठक के लिए गए हुए थे। परिवार में कौन इस युवा लड़की को रोकने की हिम्मत करेगा? वे केवल उसे घेर सकते थे तथा उसे सावधानीपूर्वक कुलपति के लौटने की प्रतीक्षा करने की सलाह दे सकते थे। लेकिन नालन यानरान मूर्ख नहीं थी। वह जानती थी कि नालन सू उसे निश्चित रूप से उसे खोजने नहीं देगी। अब जब शाही परिवार ने उसके दादाजी और पिता को बैठक के बारे में सूचित किया तो यह उसके लिए वहां से जाने का सबसे अच्छा अवसर था। मेरे रास्ते से हट जाओ, जो भी मुझे फिर से रोकेगा, जब दादाजी और पिताजी वापस आएंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया है। उसने अपने हाथ कमर पर रखे, अपनी विकसित काया को सीधा किया और चंचल स्वर में बोली, मिस, बड़े पादरी और कुलपति ने आपको परिवार के परिसर से बाहर न जाने देने के स्पष्ट आदेश दिए हैं। एक गृह सेविका जैसी आकृति थोड़ा झुकी हुई उसे रोकने का प्रयास कर रही थी। नालन यानरान का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और वह गुस्से से बोली, यदि आप मुझे फिर से रोकते हैं तो कार्रवाई करने के लिए मुझे दोष न दें। यानरान, तुम इतनी दबंग कैसे हो सकती हो? अचानक ऊपर से एक अत्यंत गरिमामय और सुंदर महिला की आवाज गूंजी। टीचर। यह आवाज सुनकर नलान यानरान तुरंत खुश हो गया और उत्सुकता से ऊपर देखने लगा। हालांकि जैसे ही उसने ऊपर देखा उसका दिल एक पल में टूट गया। डॉट 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 डॉट। इस अध्याय का अंत। 3 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। पावर हाउस की बैठक। नलन यानरान की नजर में जो व्यक्ति आया वह कोई और नहीं बल्कि उसका प्रिय शिक्षक यून यून था। वह आकाश के ऊपर तैर रही थी और उसके शरीर पर जो पोशाक थी उसका रंग पहले के पन्ने जैसे नीले रंग की जगह सफेद हो गया था। यदि यह पहले संप्रदाय मास्टर की पोशाक थी तो अब यून यून ने जो पहना है उसे उसकी आकस्मिक पोशाक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। बालों की 3000 लंटें जो स्याही की तरह काली थीं, झरने की तरह बिखर गईं और विलों के पतले कमर तक लटक गईं। वह तेजस्वी चेहरा मार्मिक और अलौकिक रंगों से भरा हुआ है और आंखें बह रही हैं और आंखों में एक प्रकार का हल्कापन और उदासीनता है जो अस्थि मज्जा तक पहुंचती है। दुनिया के प्रति सुस्ती की भावना, शानदार और अद्वितीय। एक सफेद पोशाक ने सुंदर और नाजुक शरीर को ढक रखा था, पहले संप्रदाय मास्टर के लिबादे के बिना और जाने से पहले के दबंग और राजसी के बिना, केवल एक अवर्णनीय हल्का आकर्षण था। एक लड़की के रूप में नालन यानरान स्वाभाविक रूप से इस आकर्षण को नहीं देख सकती थी, लेकिन ये थोड़ा अजीब लगा। उसकी शिक्षिका के पास फैंग ये उड़ रहा था, वही भाई जिसका पीछा शिक्षिका ने पहले किया था। वह दिन रात उसके बारे में सोचती रहती थी, उससे फिर से मिलने की लालसा रखती थी। यून यून के सफेद कपड़ों की तुलना में ये फैंग ने इस समय एक काला बागे पहना हुआ था जो कि अल्केमिस्ट गिल्ड के फार्मा से एक उपहार था। हालांकि ये फैंग ने तीसरे दर्जे के कीमियागर का बिल्ला बहुत कम महत्वपूर्ण तरीके से नहीं पहना था और यह ठीक इसी वजह से था कि उसके शरीर में धूल भरे स्वभाव की किरण दिखाई देती थी। काले और सफेद, सुरुचिपूर्ण और अद्वितीय, दोनों शून्य में एक दूसरे के बगल में खड़े हैं, जैसे कि एक युगल जोड़ा जो आकाश से नश्वर दुनिया में उतर आया हो और कोई भी मन ही मन प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सकता। क्या उत्तम जोड़ी है, नालन यानरान। ओ, उन दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, केवल 30 सेंटीमीटर। हालांकि ये दूरी गलत नहीं है, बहुत अंतरंगता नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दोनों शून्य से ऊपर तैर रहे हैं। उनकी ताकत डू एंसेस्ट नहीं है। अगर वे हवा में लटकना चाहते हैं तो उन्हें पंखों की सहायता की आवश्यकता होगी। उन दोनों के पीछे के पंख, जिनमें से एक नीला और एक चांदी का था, एक दूसरे में गुथे हुए और एक दूसरे पर चढ़े हुए थे, हाथ थामे हुए होने से पूरी तरह से अप्रभेद्य थे। क्योंकि भले ही यह पंखों में बदल जाए, फिर भी इसमें भावनाएं होती हैं। नलन यानरान, जो अपनी शिक्षिका को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, को यह अविश्वसनीय लगा। उसकी शिक्षिका हमेशा पुरुषों से हजारों मील दूर रहती थी। ये तो बताने की जरूरत ही नहीं कि अब दोनों इतने करीब आ गए हैं कि उनके पंख भी आपस में जुड़ गए हैं। उसकी शिक्षिका को पंखों की हरकत की परवाह नहीं थी और वह सामान्य भाव से देख रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि वे वास्तव में, यह न तो ये फैंग की गलती थी, न ही यह यून यून की गलती थी। क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि पंख एक दूसरे पर चढ़ गए हैं? उन्हें स्वयं भी कुछ गलत नजर नहीं आया। लौटने से पहले उन्होंने एक सराय ढूंढी और 2 दिन और 2 रात तक पूरी रात बातें करते रहे। यून यून के सुझाव के तहत नालन यानरान को अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए उन्होंने पहले एक निश्चित दूरी बनाए रखने का फैसला किया। लेकिन ये दूरी, ऐसा लगता है कि उन्होंने इसे अच्छी तरह से नहीं समझा है। शिक्षक नालन यानरान ने आकाश में दृश्य देखा और महिला की छठी इंद्री के माध्यम से उसे कुछ गड़बड़ नजर आई। या शायद उसने बहुत ज्यादा सोचा, क्या होगा अगर टीचर उसे जूनियर, छोटे भाई की तरह समझे। नालन यानरान को हंगामा करते देख दोनों तुरंत नीचे उतरे और विपरीत दिशा में आ गए। संप्रदाय मास्टर यून, युवा मास्टर फैंग ये, वे दोनों उतरे और आसपास के नौकरों ने तुरंत उनका स्वागत किया। ठीक है, तुम लोग पहले नीचे जाओ, यून यून ने हाथ हिलाया और सहजता से कहा। हाँ, युवा मिस की शिक्षिका होने के कारण बोलना स्वाभाविक रूप से आसान था। नौकरों ने राहत की सांस ली और जल्दी से पीछे हट गए।
नालान यानरान के लिए ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से खुद को ऊंचा रखा, जैसे कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यूं यूं उसकी शिक्षिका होने के नाते स्वाभाविक रूप से इस समय थोड़ा परेशान महसूस कर रही थी और थोड़ी सख्त आवाज में बोली, यानरान, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वे सभी नौकर हैं, क्या तुम उन्हें शर्मिंदा नहीं कर रहे हो? हाँ गुरुजी, मैं समझ गया। गुरुजी, आप और भाई फैंग ये इन दिनों कहाँ थे? यानरान आपके बारे में बहुत चिंतित है। उसके सुंदर चेहरे पर एक कोमल मुस्कान उभरी और उसने यून यून की जेड बांह को हिलाते हुए पूछा। यून यून के पास अपनी चुलबुली प्रशिक्षु को खुश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि अब उसे अपने दिल में थोड़ी ग्लानि महसूस हुई और उसने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं फैंग का पीछा कर रहा था और मैं मैजिक बीस्ट पर्वतों में राक्षसों से निपटने के बाद ही वापस लौट सकता था। मुझे एमेथिस्ट विंगलान किंग और अन्य प्राणियों के खिलाफ कड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। पहले हमारे बीच कुछ गलतफहमी थी, लेकिन अब वह गलतफहमी दूर हो गई है। ये फैंग, ओह, ये सुनकर यानरान की खुशी बढ़ गई। भाई फैंग संभवतः वह नहीं हो सकता। ये सोचकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपना सिर तेजी से झुकाया और कहा, ओह, इसका मतलब है गुरुजी, आपका आंतरिक कवच भाई फैंग ये द्वारा चुराया नहीं गया है ना? ये सुनकर यून यून एक पल के लिए अचंभित रह गई। उसके बगल में बैठे छोटे बदमाश ने वास्तव में उसके आंतरिक कवच को कभी नहीं छुआ था। तुरंत उसने नलन यानरान को गुस्से से देखा और कहा, यानरान, तुम किस बारे में बात कर रही हो, लड़की? शिक्षक को इस तरह उत्तर देते देख यानरान और भी खुश हो गया। यह अफसोस की बात है। उसका भाग्य ही बड़ा और बुद्धिहीन होना है। अपनी शर्मिंदगी को कम करने के लिए ये फैंग ने बहुत हैरान होकर पूछा, यानरान, नलान पैट्रियार्क और एल्डर नलान क्या कर रहे हैं? डू किंग के शक्तिशाली लोगों के रूप में उन्हें उनकी उपस्थिति का एहसास होना चाहिए। वे अभी तक क्यों नहीं पहुंचे? इसका मतलब है कि वे नलान के घर पर नहीं हैं, जिससे ये फैंग को बहुत बुरा पूर्वाभास होता है। दादाजी और डैडी को शाही परिवार द्वारा महल में जाकर एल्डरजिया से मिलने के लिए बुलाया गया था। उन्होंने कहा कि चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं। यानरान ने मधुर मुस्कान के साथ और तुरंत थोड़ा गुलाबी चेहरे के साथ कहा, ओह यानरान, क्या तुम्हें पता है कि क्या हो रहा है? ये फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर फिर पूछा। यानरान ने याद किया और अचानक गंभीर मुस्कान के साथ कहा, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन दादाजी और डैडी के जाने से पहले मैंने सुना कि थंडर किंग, लान किंग, विंडरनर के अलावा यहाँ तक कि अंकल गुहे भी चले गए हैं। गुहे, यून यून की काली भौहें सिकुड़ गईं और तब उसे एहसास हुआ कि गुहे जिया जिंगतियान से मदद मांगना चाहता था। नालान यानरान की बातें सुनकर ये फैंग को भी एक साहसिक अनुमान लगा। गुहे कुछ बड़ी योजना बना रहा है। जियामा साम्राज्य के शाही परिवार में एक अत्यंत शक्तिशाली संरक्षक जानवर है जिसका नाम सेरेंसी स्केली बीस्ट है। इसकी ताकत दू सम्राट के 7 या 8 सितारों के आसपास है, लेकिन इसमें कुछ छिपी हुई चोटें हैं। हालांकि यह अभी भी लड़ सकता है, लेकिन हर लड़ाई के साथ इसकी चोटें बढ़ती जाती हैं। जब तक कोई विशिष्ट अमृत इसे पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, बोन मोल्डिंग पिल के रूप में जाना जाने वाला अमृत वास्तव में छठी श्रेणी का अमृत है। ऐसी छठी श्रेणी की गोलियां बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, यहां तक कि वर्तमान गुहे के लिए भी इसे परिष्कृत करना असंभव होगा। ऐसा लगता है कि इस बार मेरी अपनी स्वर्गीय ज्वाला ने इस गोली राजा को प्रेरित किया है, जिससे वह स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया है। हालांकि गुहे की पृष्ठभूमि को देखते हुए क्या वह वास्तव में इतनी बड़ी कीमत चुका सकते हैं? और सर्प जनजाति का दौरा करने के बाद वह मेरी रानी मेडुसा के साथ स्वर्गीय ज्वाला के लिए 7वीं श्रेणी की परिवर्तन गोली का व्यापार करने का इरादा रखता है। लेकिन उसे 7वीं कक्षा की परिवर्तन की गोली कैसे मिली? ऐसी छठी श्रेणी की गोलियां बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, यहां तक कि वर्तमान गुहे के लिए भी इसे परिष्कृत करना असंभव होगा। वेबर नोवेल ऐप डाउनलोड करें। ऐसा लगता है कि इस बार मेरी अपनी स्वर्गीय ज्वाला ने इस गोली राजा को प्रेरित किया है, जिससे वह स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए और भी अधिक उत्सुक हो गया है। ये फैंग का सिर घूम रहा था। ऐसा लगता है कि वह केवल तभी समझ पाएगा जब नलन जी और नलनसू वापस आएंगे। उनके लौटने के बाद जब मुझे 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार मिल जाएगी तो मुझे यथाशीघ्र वहां से निकल जाना होगा। हालांकि रानी कै डाई और यून ए, अब मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है। ... 4 टिप्पणियां। क्या दयनीय गुहे पिल्किंग की ऊर्जा। ये फैंग, जो अभी अभी लौटा था, ने स्वाभाविक रूप से यून यून और नालान यानरान को अतीत को याद करने का मौका दिया। लेकिन वह बहुत तेज गति से कमरे में छिपने के लिए घुस गया। आखिरकार नलन यानरान से उसके लिए जितना हो सके उतना छिपाना बेहतर है। अगर वह उसके करीब आ गया तो यूनर के लिए ईर्ष्या करना अच्छा नहीं होगा। अब उन्होंने अभी अभी एक रिश्ता स्थापित किया है, इसलिए वह निश्चित रूप से उसे नाराज नहीं करना चाहता। यद्यपि ईर्ष्यालु संप्रदाय के गुरु यून यून को देखना एक दृश्य होगा, लेकिन क्रोधित यून यून वह दृश्य नहीं है जिसे वह देखना चाहता है। लेकिन अगर नलान यानरान की उपेक्षा की जाती तो वह रोने लगती और उत्पात मचाने लगती, जिससे बहुत ही उलझन भरी स्थिति पैदा हो जाती। सौभाग्य से यून यून अब उसके पक्ष में है और वह आराम से खुश है। वैसे भी गुरु और शिष्य जो कुछ फुसफुसाते थे उस पर उसे ध्यान नहीं देना चाहिए था। नालन यानरान अधिक से अधिक अपने शिक्षक से शिकायत कर सकती है कि उसने उसे पीटा है, लेकिन इससे क्या? बड़ी बात यह है कि जब उसकी यूनर रात में उसे खोजने आएगी तो वह उसे कड़ी सजा देगी, जिससे उसे दर्द और खुशी दोनों होगी। ये फैंग, जो कई चीजों से गुजरने के बाद आराम से बिस्तर पर लेटा था, उसने उस सिस्टम के साथ भी संवाद किया जिसे उसने लंबे समय से नहीं देखा था। सिस्टम, मेरा प्रॉपर्टी पैनल खोलो। साइन इन सिस्टम स्वामी। ये फैंग। जाति, नाग जनजाति मानव रूप में परिवर्तित हो सकती है। डू साधना स्तर 1 सितारा डू आत्मा। साधना विधि, आत्मा भक्षण कला। स्वर्गीय ज्वाला, 3000 ज्वालाएं। सेमीकोलन, जानवर आग, आड़ फूल आग। हथियार, बहता ब्लेड रोहो 5वें स्तर की वायु विशेषता जादू कोर और 6ठे स्तर की लकड़ी विशेषता जादू कोर के साथ जड़ा हुआ। शारीरिक बनावट, 3000 सितारा शरीर अमर शरीर। औषधि कढ़ाई, जीवान, बैंगनी रसातल। चिकित्सा शोधन कौशल कीमियागर रैंक 3रा रैंक। लड़ाई कौशल, 3000 ज्वाला अस्वीकृति, रेत का तूफान, रहस्यमय बर्फ ड्रैगन उड़ना, अत्यधिक हवा गिरने से मारना, अत्यधिक हवा सूर्यास्त, थंडर बैट स्काई विंग। प्रॉप्स, स्वर्गीय आत्मा पिघलने वाली रक्त गोली, अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तावीज, आत्मा भक्षण गोली, डू आत्मा गोली, समुद्री हृदय कवच, कीमिया गोली 4थी कक्षा, शाश्वत गोली, वॉशिंग टैंडन गोली, ऊंची एड़ी के जूते की एक जोड़ी, कीमिया मैनुअल काले स्तर मध्यवर्ती। वॉरक्राफ्ट पालतू जानवर, 0 पेगासस जानवर, टियर 6 2 सिर वाला अग्नि आत्मा सांप, टियर 5।
जीवन कौशल, कैंडिड हॉस कैसे बनाएं, भुना हुआ ग्रिल्ड कार्प मास्टर स्व परिष्कृत कौशल। सिस्टम पैनल की जांच करने के बाद उन्होंने स्वचालित रूप से मछली को ग्रिल करने के कौशल को नजरअंदाज कर दिया, जिसका आविष्कार कुछ विशेष अवसरों द्वारा किया गया था। हालांकि अब उसका क्षेत्र डू स्पिरिट बन गया है, फिर भी यह वर्तमान स्थिति के लिए बहुत कमजोर है। लेकिन अगर वह अपनी ताकत को जल्दी से सुधारना चाहता है, तो वह केवल स्वर्गीय लपटों को भस्म करने पर भरोसा कर सकता है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी करना चाहिए और सांप लोगों की दौड़ में वापस लौटना चाहिए। यदि गूहे ने बूढ़े आदमी जिंगटियन को कोई कदम उठाने के लिए राजी कर लिया, तो सर्प जाति खतरे में पड़ जाएगी। ये फैंग के साधना राज्य में प्रवेश करने के कुछ घंटों बाद बाहर से एक नौकरानी का बुलावा आया। दस्तक दस्तक, मास्टर फैंग ये पुराने कुलपति और कुलपति वापस आ गए हैं। अच्छा, मैं समझ गया। ये सुनकर वह जल्दी से बिस्तर से उतरा और उत्सुकता से दरवाजे के बाहर चला गया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों की इस बैठक का परिणाम क्या होगा। जब वह हॉल में आया, तो उसने पाया कि नलन जी और नलन सू दोनों अपनी सीटों पर बैठे थे और यून यून और नलन यानरान के लिए भी यही सच था। हालांकि अप्रत्याशित रूप से वह लड़का गूहे भी सीट पर दिखाई दिया। गूहे समय समय पर यून यून को देखता रहता था, उसे डर था कि कहीं दूसरे लोग यह न जान ले कि वह उसे पसंद करता है। बेशक यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि वह एक कीमियागर है और उसकी आध्यात्मिक शक्ति या धारणा दूसरों की तुलना में अधिक है, इसलिए वह इसे आसानी से महसूस कर सकता है। वह पहले से ही यून यून के आकर्षण को पहचान चुका है और वह भी पहले से भी अधिक आकर्षक दिखाई देती है। हा, छोटे दोस्त फैंग ये कृपया बैठ जाओ। जब ये फैंग दरवाजे से प्रकट हुआ, तो सभी लोग जो हंस रहे थे और बातें कर रहे थे, उसका अभिवादन करने के लिए खड़े हो गए। गोली राजा, ये फैंग ने अपने हाथ जोड़कर गूहे का अभिवादन किया। यह अभिवादन आवश्यक है, आखिरकार मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। जिस स्त्री को वह पसंद करता है, वह पहले ही मेरे द्वारा प्राप्त कर ली गई है और वह भी उसके जाने बिना। उसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया है और मैं उसे पाकर बहुत खुश हूँ। टीएस क्या त्रासदी है। छोटे दोस्त फैंग ये, गूहे ने भी अपने हाथों को कप के आकार में बनाया और फिर कई लोग पुनः बैठ गए। दूसरी तरफ बूढ़े आदमी नलन जी ने ये फैंग और फिर यून यून को देखा और उसकी आंखों में एक चमक चमक उठी। निश्चित रूप से, जैसा कि बूढ़े व्यक्ति ने उम्मीद की थी, जब एक सुंदर पुरुष को एक सुंदर महिला के साथ ऐसी स्थिति में जोड़ा जाता है जहां कोई भी दूसरे के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, तो कुछ अप्रत्याशित उत्तेजना अनिवार्य रूप से उत्पन्न होगी। मैं नहीं जानता कि वे कितना विकसित हो चुके हैं। हाय, यकीनन ये लड़की यानरान ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन ये पिलकिंग तो और भी बुरा है। जियामा साम्राज्य के प्रसिद्ध पिलकिंग के रूप में उनकी प्रिय महिला को लूट लिया गया था। कितनी अफसोस की बात है, गूहे। हालांकि नलन जी को यह जानने की उत्सुकता थी कि पिछले कुछ दिनों में उनके बीच क्या हुआ, लेकिन वह बहुत समझदार था और उसने कुछ नहीं पूछा। हालांकि बड़े प्रेमी गूहे वास्तव में इसमें मदद नहीं कर सके। आखिरकार जिस महिला को वह पसंद करता था, वह किसी अन्य व्यक्ति का पीछा करते हुए कई दिनों तक गायब रही। इन दिनों क्या हुआ, वह सचमुच जानना चाहता था। अपने मुंह के कोने पर एक हल्की मुस्कान के साथ उसने ये फैंग से एक सवाल पूछा। युवा मित्र फैंग ये, मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम और संप्रदाय गुरु यून किसी परेशानी में थे। ये सुनने के बाद ये फैंग ने अपना हाथ हिलाया और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, पिलकिंग को नहीं पता, संप्रदाय मास्टर यून और मैं गलती से मैजिक बीस्ट माउंटेन रेंज में प्रवेश कर गए, जहां हमने एमेथिस्ट विंगलान किंग को उकसाया और बीस्ट माउंटेन रेंज के सभी राक्षसों द्वारा हमारा पीछा किया गया। हम कुछ दिनों के बाद ही वापस लौट सके। ओह, नीलम पंख वाला शेर राजा, ये तो सचमुच रोमांचकारी है। गूहे और अन्य लोगों ने एक के बाद एक सिर हिलाया। वे सभी जादुई जानवर पर्वतों की भयावहता को जानते हैं, अन्यथा नलान जी को 5वें क्रम के राक्षस द्वारा जहर नहीं दिया गया होता। विशेष रूप से नीलम पंख वाला शेर राजा, जिसके अस्तित्व के बारे में जिंगतियान भी कुछ नहीं कर सकता। गूहे द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद ये फैंग ने तुरंत उससे स्पष्ट रूप से पूछा, मुझे नहीं पता कि राजा पिल ने इस बार जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों को क्यों बुलाया। ये सुनकर गूहे को पता चल गया कि वह इसे छिपा नहीं सकता और उसने साफ कहा, ये उस दिन युवा मित्र फैंग को स्वर्गीय ज्वाला का उपयोग करते देखने के बाद सच कहूं तो मुझे वास्तव में ईर्ष्या हुई थी। कुछ दिन पहले मैंने सुना कि टैगोर रेगिस्तान की रानी मेडुसा ने एक स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त की थी, इसलिए मैं उसके साथ आदान प्रदान करने के लिए किसी को लाना चाहता था। स्वर्गीय ज्वाला, ये फैंग ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। मैं नहीं जानता कि यह किस प्रकार की स्वर्गीय ज्वाला है। गूहे ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें थोड़ी संकुचित हो गईं। मुझे इस बारे में नहीं पता। क्या ये हो सकता है कि युवा मित्र फैंग भी इसमें रुचि रखता हो? मेरे पास पहले से ही एक स्वर्गीय ज्वाला है, इसलिए मुझे अन्य ज्वालाओं में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। उनके उत्तर से गूहे को आश्वस्ति मिली। यदि वह भी इच्छुक होते तो ये कठिन होता। हालांकि गूहे को यह नहीं पता था कि उसकी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि स्वर्गीय ज्वाला पहले से ही उसकी थी। हालांकि मुझे उत्सुकता है, पिलकिंग ने इस बार कई ताकतवर लोगों को बुलाया है, वह कब जाने वाला है? वह हल्के से मुस्कुराया, उसकी ओर देखा और प्रश्न किया। ये सुनकर गूहे बहुत गर्व से बोला, मूचेन, मितेर तेंगशान और श्री नालन को छोड़कर जो घायल हैं और जाने में असमर्थ हैं, जियामा साम्राज्य के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से शाही परिवार के एल्डजिया, कीमियागर गिल्ड के अध्यक्ष, संप्रदाय मास्टर यूं, शेर राजा, विंड वॉकर और थंडर किंग, सभी ने कार्रवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की है। और हम कल रवाना होंगे। लानत है, कमीने, ये गूहे वास्तव में परेशानी है। इस अध्याय का अंत। टिप्पणियां। यानरान का लगभग पता चल गया है, वह एक नकली गुफा में छिपा हुआ है। हालांकि उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था, फिर भी ये फैंग सूची सुनकर हैरान रह गया। ये गूहे वास्तव में जियामा साम्राज्य के गोली राजा की उपाधि का हकदार था। उनका प्रभाव किसी अन्य से अद्वितीय था। हालांकि जिस बात ने उन्हें आकर्षित किया वह ये थी कि फामा की भागीदारी। यदि जिया जिंगतियान ने शांत समुद्री शल्कीय जानवर के कारण ऐसा किया, तो उस बूढ़े आदमी फामा को किसने प्रेरित किया? हमें यह अवश्य जानना चाहिए कि वह बूढ़ा व्यक्ति एक अत्यंत धनी देश से था। उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी और वह स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए गूहे से भी अधिक उत्सुक था। वह गूहे को ज्वाला प्राप्त करने में सहायता क्यों करेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि गूहे ने कोई ऐसा अमृत खोज निकाला हो जिससे वह मोहित हो गया हो? पिलकिंग का प्रभाव वास्तव में अद्वितीय है और मैं आपसे ईर्ष्या करने से खुद को नहीं रोक सकता। ये फैंग ने गूहे को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा। गूहे ने अपना हाथ हिलाया और तुरंत उसे निमंत्रण दिया।
मेरी मामूली ताकत की तुलना युवा मित्र फैंग से कैसे की जा सकती है? मुझे आश्चर्य है कि क्या युवा मित्र फैंग आने को तैयार है। उनका निमंत्रण ये फैंग को एक सक्रिय भागीदार के बजाय एक पर्यवेक्षक बनाने के लिए था। आखिरकार गू हे को खुद भी संदेह था कि उसके पास ऐसा कुछ भी है जो वास्तव में उसके युवा मित्र फैंग को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित कर सके। ये सुनकर उसने अपना सिर हिलाया और उत्तर दिया, मैं जाऊंगा। मिस्टर नालन के जहर का इलाज करने के बाद मेरे जाने का समय हो गया है। भाई फैंग ये छोटे बिगड़ल, क्या तुम जिया मा साम्राज्य छोड़ने की योजना बना रहे हो? उनके शब्दों ने नलन यानारान को आश्चर्यचकित कर दिया और उन्होंने संप्रदाय की नेता यून को भी आश्चर्यचकित कर दिया, जिसने अभी तक कुछ नहीं कहा था और अपने अधिकार का दावा नहीं किया था। जब उसने सुना कि वह जा रहा है तो वह आश्चर्य से पूछे बिना न रह सकी। हर कोई सिग्मा ए क्रैक गूहे का दिल उस पल टूट गया था। फैंग ये जा रहा था और यून ए इतना उत्साहित था। वे एक दूसरे को केवल कुछ दिनों से जानते थे। लिटिल परवर्ट का क्या अर्थ था? गलतफहमी दूर हो चुकी थी तो फिर उसे उसी नाम से क्यों पुकारते रहे? नालन यानारान शिक्षक उसकी प्रतिक्रिया मेरी प्रतिक्रिया से अधिक उत्साहित क्यों लग रही है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या वे मुझसे कुछ छिपा रहे हैं? टीचर, वह ऐसा नहीं करेगी। यून का नाजुक रूप थोड़ा कमजोर पड़ गया जब वह बैठी, उसकी संकीर्ण आंखें कोमलता से ये फैंग के चेहरे पर टिकी हुई थीं। क्या वह सचमुच चले जाएंगे? वे अभी अभी मिले थे और अब वे जिया मा साम्राज्य में लौटने के बाद अलग हो रहे हैं। उसके जाने का इरादा सुनकर उसके दिल में एक दर्द महसूस हुआ। उसे लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। यदि उसे पता होता तो वह अपना बाकी जीवन मैजिक बीस्ट पर्वतों में ही बिताना पसंद करती, भुनी हुई मछली खाती और उस गुफा में रहती। जब ये फैंग ने यून की प्रतिक्रिया और उस मनमोहक अभिव्यक्ति को देखा तो उसका दिल दुख गया। मैंने उस मूर्ख गूहे से झूठ बोला और मेरे मूर्ख यूनर ने इस पर विश्वास कर लिया। जैसा कि अपेक्षित था, संप्रदाय गुरु यून, जो प्रेम में है, ने ये सुनते ही अपना आईक्यू खो दिया कि मैं जा रहा हूँ। हॉल में अन्य लोगों के हाव भाव देखकर ये फैंग को भी यून के साथ अपने रिश्ते का एहसास हो गया। ये स्पष्ट था कि वे अविभाज्य थे। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी आंखों से आंखें मिलाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं कुछ समय के लिए जिया मा साम्राज्य में रहूंगा और यानरान को यह भी पता होना चाहिए कि फामा मेरे भतीजे का वंशज है। मेरे भतीजे के बारे में कोई खबर नहीं है जो लंबे समय से मुख्य भूमि की यात्रा कर रहा है। मैं अपने भतीजे के बारे में खबर लेने आया हूँ। ओह! ये सुनकर नलन यानारान को भी थोड़ी राहत मिली। चाहे जो भी हो, उसे देखना न देखने से बेहतर था। जहां तक उसके और उसके बीच के रिश्ते की बात है तो वे इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। और यून जो उसकी ओर देख रही थी, उसकी कोमल निगाहों से समझ गई कि वह भी बहुत आवेगपूर्ण हो गई थी। अब सभी को कुछ गड़बड़ का आभास हो गया होगा, इसलिए उन्हें नाटक जारी रखना पड़ा। वह तुरंत खड़ी हो गई, ये फैंग को घूरते हुए बोली, तुम छोटे विकृत चोर, तुम अपना वादा नहीं भूल सकते। तुमने कहा था कि तुम मुझे मेरा आंतरिक कवच खोजने में मदद करोगे। यदि आप इसे नहीं ढूंढ सकते तो आपने इसे अवश्य ही ले लिया होगा। भले ही यह पृथ्वी के छोर पर हो, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। जैसे ही वह बोल रही थी, उसका सुंदर चेहरा ठंडा पड़ गया और जाने के लिए मुड़ने से पहले उसने अपनी आस्तीनें हिलाईं। ये फैंग, जो उसके पीछे था, भी खड़ा हो गया और फिर झुंझलाहट और गुस्से के मिश्रण के साथ बोला, बेशक, जिसने भी संप्रदाय मास्टर यून के व्यक्तिगत कवच को चुराया है और मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल किया है, मैं उन्हें मार डालूंगा। मुझे आशा है। इतना कहकर वे दोनों हॉल से बाहर चले गए। हॉल में बैठे लोग अचंभित और सोच में डूबे हुए थे। इन दोनों के बीच क्या संबंध है? क्या यून की उत्तेजना इसलिए थी क्योंकि उसका कवच चुराने वाला असली चोर अभी तक नहीं मिला था और फैंग ये मुख्य संदिग्ध था? तो क्या दोनों के बीच का रिश्ता उनकी कल्पना से अलग था? इस समय कमरे में कुछ लोग खुश थे और कुछ उदास थे। ये फैंग के हॉल से बाहर निकलते समय उसका आकार धीरे धीरे फीका पड़ता देख रहे थे। यानरान, जाओ और अपने शिक्षक से कुछ समझदारी भरी बातें करो। नालन जी ने अपनी बूढ़ी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी पोती को देखकर मुस्कुराए। हाँ, मुझे पता है, दादाजी। नालन यानरान बहुत खुश हुई और फिर कमरे से बाहर चली गई। नालान जी तुरंत गूहे की ओर मुड़े और एक उदास मुस्कान के साथ माफी मांगी। गोली राजा, इस बार जब आप टैगोर रेगिस्तान जाएंगे तो मेरा नालन परिवार। दरअसल वे हॉल में कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे थे। ... जैसे ही ये फैंग हॉल से बाहर निकला, उसने देखा कि यून पास ही के छोटे से आंगन में खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। वह हल्का सा मुस्कुराया, उसकी ओर बढ़ा और धीरे से बोला, यूनर, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? तुम छोटे बिगड़ेल, क्या तुम सचमुच यहाँ से जाने का इरादा रखते हो? उसने उसे एक आकर्षक नजर से देखा और एक पल में उसकी बड़ी आंखों में आंसू की बूंदें चमक उठी। जाहिर है, ये फैंग के जाने के इरादे ने उसकी भावनाओं को भड़का दिया था। उसे एहसास हुआ कि देर सवेर उसका फैंग, वह व्यक्ति जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था, वास्तव में उसे छोड़ देगा। यूनर, चिंता मत करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वह गंभीरता और सौम्यता के साथ उससे बात कर रहा था, जबकि उसने अपना दाहिना हाथ उसकी पतली कमर पर रखा हुआ था। आप अपनी कमर पर परिचित स्पर्श महसूस करते हुए यून का सुंदर चेहरा आड़ू की तरह लाल हो गया और उसका नाजुक शरीर थोड़ा सा ऐंठ गया। छोटे बिगड़ेल, तुम ज्यादा दुस्साहसी होते जा रहे हो। अगर कोई हमें यहाँ देख लेगा तो क्या होगा? हालांकि ये फैंग ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और दृढ़ता से जवाब दिया, अगर किसी ने देख लिया तो हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है जिस पर हमें शर्मिंदा होना पड़े। जब यून के नाजुक शरीर ने संघर्ष करना बंद कर दिया तो उसने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, नहीं, हमें यानरान की भावनाओं पर विचार करना होगा। तुम अच्छी तरह जानते हो कि वह तुम्हारे बारे में क्या महसूस करती है। उसके शिक्षक के रूप में मैं कैसे? ओह, वह आ रही है, अंदर आओ। जैसे ही उसने यह बात कही, उसे अचानक एक परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ और फिर उसने बगीचे में एक गुफा जैसी जगह में छिपे हुए कुछ सुनने ये फैंग को खींच लिया। चट्टान के भीतर छोटी सी गुफा के अंदर ये फैंग और यून ने खुद को एक दूसरे से सटा हुआ पाया। उनकी नाकें लगभग एक दूसरे को छू रही थीं। इस स्थिति ने ये फैंग को थोड़ा अवाक कर दिया। उसके और यून के बीच एक सामान्य रिश्ता था, लेकिन किसी तरह ऐसा महसूस हुआ कि वे गुप्त गतिविधियों में संलग्न थे। हालांकि ये वास्तव में कुछ हद तक रोमांचकारी था। एक हल्की सुगंध उसकी इंद्रियों में प्रवेश कर गई और भावनाओं के बीच वह हल्की सुगंध एक समृद्ध स्वाद संवेदना में बदल गई। छोटी ठंडी चट्टानी गुफा के भीतर उन दोनों की उपस्थिति ने जगह को गर्म कर दिया। ये तो अजीब है। उस समय नलन यानरान की आवाज हैरान करने वाली थी और वह जोर से बोली, क्या टीचर और फैंग ये सचमुच इतनी जल्दी चले गए? क्या वे अपने कमरे में वापस लौट सकते थे?
ये कहते हुए वह जांच करने के लिए करीब आ गई। छोटी गुफा के भीतर ये फैंग के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यून 1 क्या हम ये यानारान की खातिर कर रहे हैं? यून 3 ... इस अध्याय का अंत। टिप्पणियां। 7 ब्रह्महरि आत्मा लार हाथ में है, गुफा में युवा को देख रही है। नालन यानारान के चले जाने के बाद ये फैंग और यून भी थोड़ी देर बाद एक के बाद एक छोटी गुफा से बाहर निकल गए। यून स्वाभाविक रूप से एक अच्छे छात्र नालन यानारान को खोजने चला गया। जहां तक ये फैंग का सवाल है, वह नालन जी और नालन सू को ढूंढने गया था। क्योंकि वह और यून कुछ दिनों के लिए दूर गए थे, नालन जी का जहर अभी तक पूरी तरह से हटाया नहीं गया था। जब दागने वाला जहर हटाया जा रहा था, तो बाहरी व्यक्ति गुहे स्वाभाविक रूप से उसके पीछे नहीं गया, बल्कि अकेले ही छोटे से बगीचे में टहलने चला गया। जब वह कमरे में आया, ये फैंग ने धीरे से नालन जी से कहा, बड़े नालन, चलो आज का विश्रण शुरू करते हैं। यह आखिरी बार है। आज रात के बाद ब्रांडिंग का जहर आपके शरीर से पूरी तरह से निकल जाएगा। ओह, बस आज? ये सुनकर नालन जी ने आश्चर्य से पूछा। ये फैंग ने सिर हिलाया और निश्चय से कहा, हाँ, पिछले कुछ दिनों में मेरी ताकत भी थोड़ी बढ़ गई है। मैं इस बार सारा जहर निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें अभी भी थोड़ी देर आराम करने की जरूरत है। थोड़ा बड़ा। नालान जी और नालान सू ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर व्यंगपूर्वक मुस्कुराए। वे दोनों जानते हैं कि इस फैंग की ताकत पहले से बहुत बढ़ गई है। उन्होंने अवश्य ही महान डू ग्रैंड मास्टर के दायरे को तोड़ दिया होगा और डू स्पिरिट बन गए होंगे। लोगों की एक दूसरे से तुलना करना वाकई बहुत गुस्सा दिलाने वाला है। इस तुलना में वे पूरी तरह से बेकार हैं। हा, छोटे दोस्त फैंग, आपकी साधना की गति वास्तव में प्रभावशाली है। मैं तो बस भाग्यशाली हूँ। ये फैंग ने अपना हाथ हिलाया और बहुत विनम्रता से कहा। नालान जी ने उसकी विनम्र दृष्टि से देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, इस बार छोटे दोस्त फैंग को धन्यवाद। अगर भविष्य में आपको किसी मदद की जरूरत हो तो बस मेरे नालन परिवार के पास आ जाए। जब तक परिवार की जिम्मेदारी मेरे पास है, मैं कभी मना नहीं करूंगी। ये सुनकर ये फैंग भी हल्का सा मुस्कुराया। नलन परिवार, जो लाभ को सर्वोपरि मानता है, उतना विनम्र नहीं होगा जितना वह ऊपर से दिखता है। पहले की तरह इस बार भी नलन परिवार ने उनकी किसी तरह की मदद नहीं की। अपनी बात समाप्त करने के बाद उन्होंने अंतिम बार विश्रण डिटॉक्सिफाई करना शुरू किया। विश्रण की इस अंतिम प्रक्रिया में वह स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में अधिक कुशल था और इसमें उसे कोई प्रयास भी नहीं करना पड़ा। अपने सिर से पसीना पोंछने के बाद नलन जी की ओर देखते हुए, जिसका चेहरा पहले की तुलना में बहुत अधिक गुलाबी था, वह मुस्कुराया और कहा, बड़े नलन, बधाई हो, जहर आपके शरीर से पूरी तरह निकल गया है। बेशक उसने सभी शब्द नहीं कहे, नालन जी का ब्रांडिंग जहर उसके शरीर से निकल गया, लेकिन यह उसके अपने शरीर में चला गया। हाँ, नलन जी ने एक लंबी सांस छोड़ी। इस समय उसे लगा कि उसके शरीर को काफी आराम मिला है और वह काफी समय के बाद तरोताजा महसूस कर रहा है। इस बार सांस से निकली गंदी हवा में पहले जैसे काले अणु नहीं थे। इसके बारे में सोचते हुए ऐसा लगता है कि जैसा कि फैंग ये ने कहा था, जहर वास्तव में हटा दिया गया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वह धीरे से खड़ा हुआ और अपने बेटे की ओर देखने लगा। नालन सू ने बहुत पहले से ही इसके लिए तैयारी कर रखी थी। उसने अपना हाथ बाहर निकाला और उसके हाथ में एक अंगूठी दिखाई दी। तुरंत वह आगे बढ़ा और ये फैंग के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोला, छोटे दोस्त फैंग, ये 7 ब्रह्महरि आत्मा लार है जिसका वादा मैंने तुमसे पहले किया था। साथ ही कुछ अन्य औषधीय जड़ी बूटियां भी हैं। मेरे पिता के जीवन की तुलना इन चीजों से नहीं की जा सकती। मैं, नालन सू, आपसे वादा करता हूं कि अगर भविष्य में अवसर मिला तो हम इस दयालुता का बदला चुकाएंगे। ये फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्र नहीं था। वह यहाँ सिर्फ 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार के लिए आया था। अंगूठी को हाथ में लेकर उसने उसे देखा तो उसके दिमाग में एक हरे पौधे का चित्र उभरा। ये पौधा 7 रंगों वाला फूल है और यह फूल धीरे धीरे खिलता है। और जैसे जैसे फूल खिलते हैं, रंग धीरे धीरे बदलते हैं, जो काफी खूबसूरत है। इस फूल के 7 रंग उसे परिचित महसूस कराते हैं, क्योंकि सांप लोगों में रानी मेडुसा और कैडाई का ये भव्य रंग है। इस औषधीय पौधे के अलावा यहाँ कुछ अन्य बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां भी हैं। साथ ही एक बैंगनी सोने का कार्ड भी है, जिसमें स्वाभाविक रूप से बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। जवाब में वह बस हल्के से मुस्कुराए। पैसा अब उसके लिए सिर्फ एक संख्या है। हालांकि अगर कोई उसे दे भी दे तो स्वाभाविक रूप से वह बहुत ज्यादा नहीं होगा। धन्यवाद। उसने अपने हाथ नलन जी और नलन सू की ओर बढ़ाए और फिर रिन को अपनी उंगली पर रख लिया। छोटे दोस्त फैंग, मुझे विश्वास है कि आप 7 ब्रह्महरि आत्मा लार की विशेषताओं को भी जानते हैं। यद्यपि इसे रिंग में रखा जा सकता है, लेकिन इसे प्रतिदिन 1 घंटे तक धूप में रखना आवश्यक है, अन्यथा ये स्वतः ही मुरझा जाएगा। तरोताजा नलन जी ने मुस्कुराते हुए उसे याद दिलाया। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और फिर असहाय होकर नालन जी और नालन सू से कहा, बड़े नालन, भाई नालन, आप संप्रदाय मास्टर यून के साथ मेरे रिश्ते को भी जानते हैं। मुझे अभी भी उसे कुछ बातें समझानी है, इसलिए मैं अब चलता हूँ। ठीक है, छोटे दोस्त फैंग। स्वाभाविक रूप से नलन जी और नालन सू कुछ नहीं कहेंगे। आखिरकार जब इस अपील पर विचार किया जाए तो कौन अधिक आकर्षक होगा, वे 2 बूढ़े व्यक्ति या सुंदर संप्रदाय नेता यून की उपस्थिति। युवा लोगों के लिए सुंदर महिलाओं के साथ झगड़ा या लड़ाई करना उनसे बातचीत करने से कहीं बेहतर है। ये फैंग ने अपने हाथों को मोड़ा, जल्दी से घूमा और कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में ये फैंग की पीठ की ओर देखते हुए जो उत्सुकता से चला गया था, नलन जी और नलन सू केवल एक दूसरे को देख सकते थे और असहायता से अपना सिर हिला सकते थे। पिताजी, आपको क्या लगता है कि वह इतनी जल्दी में क्या करने जा रहा है? उसकी पीठ की ओर देखते हुए नलन सू हैरान रह गया। बूढ़े नालन जी के चेहरे पर मुस्कान थी और उन्होंने रहस्यमय ढंग से कहा, सभी नौकरों को आदेश दिया जाता है कि वे रात में फैंग, ये गुहे और यून के कमरों के पास न जाएं। जो कोई भी आदेश की अवहेलना करेगा उसे पारिवारिक कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा। हाँ, लेखक W सपोर्ट लेस दैन अल्पविराम। ये फैंग के कमरे से बाहर जाने के बाद स्वाभाविक रूप से उसे आंगन में छोटे बगीचे से गुजरना पड़ा। वहां उसकी नजर गोली राजा गुहे पर पड़ी, जो चमकते चांद की ओर देख रहा था और फिर छोटे से बगीचे में गुफा की ओर देख रहा था। स्वर्गीय ज्वाला के लिए गुहे ने चाय या चावल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बहुत ऊर्जावान थे। बगीचे में घूमते हुए वह उस छोटी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया जहां पहले यून और ये फैंग छिपे हुए थे। यहाँ 2 लोगों की बची हुई खुशबू स्वाभाविक रूप से बिना किसी निशान के बह गई। लेकिन उसे आश्चर्य ये हुआ कि उस छोटी सी गुफा में उसे एक नीले रंग का जेड पेंडेंट मिला। वह इस जेड पेंडेंट से बहुत परिचित है क्योंकि यह जेड पेंडेंट उसकी प्रेमिका यून की कमर के चारों ओर लटका हुआ है।
लेकिन यह इस छोटी सी गुफा में क्यों है? इससे वह बहुत उलझन में पड़ गया। वह इसे यून यून को देना चाहता था, लेकिन वह इसे देने के लिए अनिच्छुक था। आखिरकार यून यून ने उसे कभी उपहार के रूप में कुछ नहीं दिया। ये फैंग स्वाभाविक रूप से बहुत विनम्र नहीं था। वह यहाँ सिर्फ 7 भ्रम वाली हरी आत्मा लार के लिए आया था। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। अंगूठी को हाथ में लेकर उसने उसे देखा तो उसके दिमाग में एक हरे पौधे का चित्र उभरा। स्वर्गीय ज्वाला के लिए गुहे ने चाय या चावल के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और बहुत ऊर्जावान थे। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। बगीचे में घूमते हुए वह उस छोटी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया जहां पहले यून यून और ये फैंग छिपे हुए थे। ये सोचते हुए उसने चारों ओर देखा और पाया कि वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने जल्दी से जेड पेंडेंट को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। और यह सब स्वाभाविक रूप से ये फैंग ने देखा जो वहां से गुजर रहा था और अपनी उपस्थिति छुपा रहा था। ये फैंग ने स्वाभाविक रूप से गुप्त रूप से शाप दिया। इस गुहे को सचमुच कोई शर्म नहीं है, इसने चुपके से मेरे यून एयर का जेड पेंडेंट छुपा दिया। चूंकि तुम्हें छिपना पसंद है तो बस छिप जाओ। जा। टिप्पणियां। रात रुको और चले जाओ। जब ये फैंग अपने कमरे में वापस आया तो उसने अपने पीछे के हाथ से दरवाजा कसकर बंद कर दिया ताकि वह 7 भ्रमों वाली हरी आत्मा की लार को रोक सके। हालांकि पलटने से ठीक पहले उसे अचानक अपनी कमर से एक नर्म सनसनी महसूस हुई। ये फैंग, सिग्मा ए, आप वापस आ गए हैं। यून यून की धीमी आवाज उसके कानों में आई जिससे उसकी हड्डियां अचानक कमजोर हो गईं। मुझे याद किया। वह धीरे से घूमा, अंधेरी रात में अविश्वसनीय रूप से सुंदर यून यून को देखा और पूछा, यून ए, तुम यहाँ क्यों हो? यानरान कहाँ है? उसके गाल गुलाबी हो गए और वह मधुर मुस्कान से मुस्कुराए। मैं कल जा रहा हूँ। मैंने यानरान से लंबी बातचीत की और उसने कहा कि उसे तुमसे मिलना चाहिए। वह अब अपने कमरे में है। कुआं। ये फैंग ने तुरंत स्थिति को समझ लिया। यून यून ने अभी अभी बच्चे को सुला दिया था और अब वह कुछ ऐसा करने के लिए उत्सुक थी जिसे वे दोनों पसंद करते हैं। चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, यूना, तुम बहुत चतुर हो। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा हूँ, अभी मैं। गुलाबी गालों वाली सुंदरी ने धीरे से फुसफुसाया। इस समय कोई इसे और सहन नहीं कर सका और तुरंत भूखे भेड़िए में बदल गया, मानो वह कई दिनों से भूखा हो। उसने तुरंत ही खाने की मेज पर रखे जाने वाले मेमने को गले लगा लिया और उसके स्वादिष्ट व्यंजन का स्वाद लेने के लिए तैयार हो गया। डांग डांग डांग। जैसे ही वे दोनों खाने की मेज पर पहुंचे और बात करने वाले थे, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आवाज सुनते ही वे दोनों एकदम से स्तब्ध हो गए। उनके शरीर और आंखें एक जगह पर जम गईं, मानो वे ठंडे उत्तरी ध्रुव में जा गिरे हों। उन्होंने हैरानी भरी नजरों से एक दूसरे को देखा और एक स्वर में पूछा, ये कौन हो सकता है? भाई फैंग, ये क्या आप सो रहे हैं? बाहर से आई एक लड़की की आवाज सुनकर ये फैंग और यून यून थोड़ा अचंभित रह गए। यूनर, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह अपने कमरे में अभ्यास कर रही थी? उसने धीरे से पूछा, अभी भी अविश्वास में। यून यून भी उतनी ही हैरान थी और उसने भी खाली स्वर में उत्तर दिया, मुझे कैसे पता? उसने कहा था कि वह अभ्यास करना चाहती है। मुझे परवाह नहीं है। उसके शरीर में अजीब सी आग भड़क उठी थी। क्या उसे बुझाना इतना आसान होगा? तुम छोटे विकृत। उसकी खूबसूरत आंखें आश्चर्य और भ्रम दोनों से चमक रही थीं, जिससे उसकी पलकें और भी अधिक आकर्षक हो रही थीं। डांग डांग डांग। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई और अंधेरे कमरे में सन्नाटा छा गया। यानरान, क्या तुम अभी तक सोई नहीं? उसी समय दरवाजे के बाहर से एक और अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज सुनाई दी। यह आवाज भी परिचित थी, पिल्किंग गुहे की। दरवाजा खटखटाने वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि नालन यानरान थी, जो ये फैंग की तलाश में आई थी। वह सोच रही थी कि वह जल्दी क्यों सो गया, जब उसने अचानक किसी को अपना नाम पुकारते हुए सुना और देखा कि गुहे शालीनता से उसकी ओर आ रहा है। थोड़ी देर के लिए उसकी नजरें दूसरी ओर मुड़ गईं, फिर वह मुस्कुराए और बोली, अंकल गुहे, क्या आप अभी तक बिस्तर पर नहीं गए? क्या आप युवा मित्र फैंग ये की तलाश कर रहे हैं? वह बहुत प्रतिभाशाली है और एक कीमियागर भी। वह शायद प्रशिक्षण के बीच में है, इसलिए उसे परेशान करने की जल्दबाजी न करें। गुहे यानरान के पास आए और स्पष्टीकरण दिया। उसने उससे सहमति जताते हुए सिर हिलाया। वह बहुत ज्यादा आवेगपूर्ण थी। अगर फैंग ये दवा को परिष्कृत करने के लिए अंदर गया होता और वह उसे रोक देती तो यह विनाशकारी होता। उसे देखकर गुहे एक क्षण के लिए झिझका, फिर पूछा, यानरान, क्या तुमने अपने शिक्षक को देखा है? अध्यापक। यानरान ने अपनी बड़ी बड़ी नम आंखें झपकाईं और असमंजस से पूछा, शिक्षक अपने कमरे में है ना? उसने कहा कि वह अभी अभी लौटी है और उसे कल टैगोर मरुस्थल की यात्रा की तैयारी करनी है। उसकी बातें सुनकर गुहे ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा और कहा, मैं पहले भी उसे खोजने गया था लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। चिंतित होकर मैं जांच करने के लिए अंदर गया, लेकिन वह वहां नहीं थी। कमरे में यून यून ये फैंग। यून यून ने भौहें सिकोड़ी। गुहे बिना अनुमति के मेरे कमरे में घुस आया। एक पिल्किंग के रूप में वह बहुत विकृत है। क्या ये वही है जिसने मेरा आंतरिक कवच चुरा लिया है? नालन यानरान गुहे की बातों को समझ नहीं पाए। इसके बजाय उसने विश्लेषण किया, गुरुजी, संप्रदाय की नेता होने के नाते वह पिछले कुछ दिनों से संप्रदाय में वापस नहीं लौटी है। वह अवश्य ही किसी मामले को निपटाने के लिए वापस गई होगी। ओह हाँ, यही होगा। उसका विश्लेषण सुनने के बाद गुहे ने सिर हिलाया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि यही एकमात्र संभावना थी। जहां तक यून यून के ये फैंग के कमरे में होने की बात है, तो दोनों में से किसी ने भी इस पर विचार नहीं किया। क्योंकि भले ही उन्हें इस पर विश्वास करने के लिए मजबूर किया गया था, वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि कुलीन और पवित्र संप्रदाय मास्टर यून, जो पुरुषों से दूरी बनाए रखती थी, स्वेच्छा से एक आदमी के कमरे में प्रवेश करेगी। असंभव। अंकल गुहे, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। मैं आपके कल के अभियान में स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने में सफलता की कामना करता हूँ। नालन यानरान ने उसे हाथ हिलाकर नमस्कार किया और फिर चला गया। उसके जाने के बाद गुहे ने चांदनी को देखा और कहा, स्वर्गीय ज्वाला, मैं गोली राजा गुहे एक निर्णय लेने वाला हूँ। और शेष। उन दोनों के जाने के बाद अंधेरे और खामोश कमरे में ये फैंग ने अपने सामने यून यून को देखा, जो अपने नाजुक हाथों से अपने लाल होठों को धीरे से ढक रही थी। डॉट 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 डॉट। यून ए, यदि आप कल जा रहे हैं तो मैं भी अपने भतीजे के बारे में पूछताछ करने के लिए शाही राजधानी से जल्दी निकल जाऊंगा। ये फैंग ने धीरे से उसके नम बालों को सहलाया और फुसफुसाया। यून यून की पतली सफेद ज़ेड बाहें उसके कंधों के चारों ओर लिपटी हुई थीं।
उसकी खूबसूरत आंखें अनिच्छा से भरी थीं, लेकिन उसे सिर हिलाकर फुसफुसाना पड़ा। इस बार टैगोर रेगिस्तान जाने में हमें कुछ समय लगेगा, तुम छोटे बिगड़ेल हो। बस मेरे पास वापस आना याद रखना। ये फैंग ने उसकी कोमल आंखों में देखा और शरारती मुस्कान के साथ कहा। मैं निश्चित रूप से वापस आऊंगा। वह पलकें झपकाता रहा जब उसने देखा कि उसके नाजुक होंठ उसके और करीब आ रहे हैं। वो अगली सुबह पूर्व में सफेद गुलाब खिलने से पहले ये फैंग जमीन पर खड़ा होकर शांति से सो रही सुंदरता को देख रहा था। उसने धीरे से उसके माथे को चूमा, तभी उसकी उंगली में पहनी अंगूठी चमक उठी, जिससे उसके हाथ में साधारण पैटर्न वाला एक ताबीज दिखाई दिया। ये वह इनाम था जो उसे पहले साइन इन करने के लिए मिला था, एक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज। जियामा साम्राज्य के शक्तिशाली लोग प्रस्थान करने वाले थे और ये फैंग को समय की कमी महसूस हुई। उसके पास इस ताबीज का उपयोग करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने इसे सक्रिय किया, उसके सामने का स्थान फट गया और एक जादुई अंतरिक्ष दरार प्रकट हुई। उसने बिस्तर पर सो रही सुंदरी पर एक आखिरी नजर डालने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर अंतरिक्ष दरार में कदम रखा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके पीछे दरार बंद हो गई, मानो अभी कुछ हुआ ही न हो। इस बीच कमरे में मौजूद सुंदरी धीरे धीरे बिस्तर से ऊपर उठ गई। जब वह अंतरिक्ष की ओर उत्सुकता से देख रही थी तो उसकी सुंदर आंखें चमक उठी। नाजुक शरीर घूम गया और एक शानदार नीली पोशाक ने उसे ढक लिया, जिससे आकर्षक दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया जो किसी का था। जब वह चल रही थी तो संप्रदाय प्रमुख का लबादा, जो पहले कभी नहीं देखा गया था, उसके पीछे शान से लहरा रहा था। एक संप्रदाय के नेता की तरह उसने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। इस अध्याय का अंत। 3-4 दिन के ब्रेक पर हूँ। गोजो_सेंसेई_। रचनाकारों के विचार। 6 टिप्पणियां। 0 वोट। टिप्पणियां। महारानी के बिस्तर पर टेलीपोर्ट। ये खत्म हो गया है। जब उसने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज से फटे अंतरिक्ष वर्महोल में कदम रखा तो ये फैंग को अचानक दुनिया घूमती हुई महसूस हुई और उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। अंतरिक्ष में भ्रमण करने का यह एहसास उसके लिए, एक शक्तिशाली डू स्पिरिट के लिए अभी भी बहुत दिखावटी था। व्यवस्थित सुरक्षा के बावजूद भी उसे उल्टी जैसा महसूस हुआ। सौभाग्यवश ये भावना शीघ्र ही समाप्त हो गई। रोलर कोस्टर की सवारी की तरह उल्टा होने की अशांत भावना से गुजरने के बाद उसे भी टेलीपोर्ट कर दिया गया। जैसे ही वह प्रकट हुआ, उसकी उल्टी करने की इच्छा गायब हो गई और उसकी जगह एक बहुत ही सुखद और अद्भुत एहसास ने ले ली, क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति ने अचानक एक बहुत ही परिचित सुगंध भेजी। ये फैंग के लिए इस तरह की खुशबू बस उसकी हड्डियों में उकेरी गई थी और वह इससे बहुत परिचित था। उसने भौहें सिकुड़ी और उसका शरीर थोड़ा कांप उठा। उसकी बाहें, जांघें और छाती भी बहुत नर्म, आरामदायक और अद्भुत एहसास महसूस कर रही थीं। इस समय उसने अचानक प्रतिक्रिया की, उसकी आंखें अचानक खुल गईं और उसने अपने सामने के दृश्य को देखा। उसकी आंखों के सामने एक अतुलनीय सुंदर और आकर्षक शीतल चेहरा दिखाई दिया। इस सुंदर चेहरे पर थोड़े अस्त व्यस्त काले बाल धीरे धीरे एक नाजुक चाप की तरह फैले हुए थे। 3000 काले बालों के बीच एक योगिनी जैसा चतुर खड़ा था, जो एक मोहक आभा बिखेर रहा था। इस आकर्षक चेहरे पर आश्चर्य और शीतलता से भरी लंबी और संकीर्ण खूबसूरत आंखों की एक जोड़ी उसकी निगाहों से टकरा रही थी। ये फैंग, सिग्मा ए। मैं बहुत थक गया हूँ। कुछ आंदोलन अपरिहार्य हैं। ये खत्म हो गया है। महारानी, डिंग। मेजबान ने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तावीज का इस्तेमाल किया और सिस्टम को पता था कि वह सबसे ज्यादा कहां रहना चाहता था। अब वह रानी मेडुसा की बाहों में है। साइन इन पुरस्कार अर्जित किया, एक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तावीज और एक चलता फिरता और वस्तु विनिमय कार्ड। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ये फैंग, हे प्रणाली, सिस्टम, मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। अपने सामने उस आकर्षक सुंदरता को देखकर ये फैंग ने जल्दी से अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान ला दी। महामहिम महारानी, सुप्रभात। बूम। बिना किसी आश्चर्य के ये फैंग के शरीर से फिर से मार खाने की बेहद परिचित भावना आई, जिससे उसने एक दर्दनाक चीख निकाली। बूम, पाप। दीवार से टकराने और फिर जमीन पर गिरने का ये परिचित एहसास उसे बहुत कड़वा महसूस करा रहा था। मैं अभी वापस आया था और रानी ने मुझे पीटा है। यह कैसे उसके दिल में अभी भी यह भावना है कि मैं पिटाई के लायक हूँ। ये भावना बहुत बुरी है। रानी मेडुसा इस समय पहले से ही बिस्तर से उठ बैठी थी और उसकी अत्यंत मोहक आंखें ये फैंग को घूर रही थी, जो अविश्वास से भरी हुई जमीन पर लेटी हुई थी। यदि अभी उसकी कमर से वास्तविक आलिंगन न होता तथा सांप की पूंछ और छाती से दमनकारी अनुभूति न होती तो वह निश्चित रूप से सोचती कि यह एक सपना था। यह क्या वह वापस आ गया है? जैसे ही यह छोटा लड़का वापस आया, वह मेरे बिस्तर पर आ गया और मुझे छूने लगा। यहाँ तक कि तुम, वह छोटा बदमाश जिसने मेरे लिए कैंडीड हॉज बनाया, यह नहीं कर सकते। सुंदर आंखें अत्यधिक शीतलता से चमक रही थीं, लेकिन जब उन्होंने उस परिचित आकृति को, जो दांत पीसते हुए जमीन पर लेटी हुई थी, देखा तो कोमलता की एक झलक दिखाई दी। उसके सुंदर गालों पर लाली उभरने लगी और उसके मोहक लाल होंठ उसके आकर्षक रूप को उभारने लगे। वह सुरक्षित वापस आ गया। तुरंत ही उस आकर्षक चेहरे पर शीतलता की झलक दिखाई दी और उसके मुंह से कठोर तथा ठंडे शब्द दबंगतापूर्वक निकल पड़े। ऐप डाउनलोड करें। यह क्या वह वापस आ गया है? अरे बदमाश, तुम अचानक इस रानी के बिस्तर पर क्यों आ गए? ये सुनकर ये फैंग, जो दर्द से जमीन पर लौट रहा था, अचानक वहीं जम गया। मृत्यु। इस समय मृत होने का नाटक करना सबसे अच्छा विकल्प है। ये फैंग को मृत होने का नाटक करते देख मेडुसा ने अपने लाल होंठ हल्के से ऊपर उठाए। केवल ये छोटा सा लड़का ही उसे बेहतर महसूस करा सकता है। सफेद जैद हाथ धीरे से ऊपर उठा और फिर पतले हाथ ने धीरे से उसे पकड़ लिया। ये फैंग, जो मृत होने का नाटक करते हुए जमीन पर लेटा हुआ था, उसे अचानक अपने शरीर से एक अप्रत्याशित घटना का एहसास हुआ। अगले ही पल डर के मारे उसकी आंखें बंद हो गईं और मीठी सुगंध फिर से फैलने लगी। इस बार ये सचमुच खत्म हो गया था। वह रानी मेडुसा के इतने करीब होने के कारण सचमुच दोषी महसूस कर रहा था। इतने पास मत आओ। ठीक है, मैंने अभी स्नान नहीं किया है। मृत्यु अब उसे मरने से नहीं बचा सकती थी। उसके पास गर्व से सिर उठाकर अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपनी आंखें चौड़ी करके उसने गर्व से अपना सिर सामने खड़ी रानी की ओर घुमाया। महाराज, मैंने बहुत सुंदर। ये फैंग, W. जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, वह वहीं पर स्तब्ध हो गया। उसकी आंखें बड़ी हो गईं और उसका मुंह अनियंत्रित रूप से खुल गया। ये फैंग, जो आमतौर पर मजबूत आत्मनियंत्रण प्रदर्शित करते थे, के चेहरे पर भाई सुअर जैसी अभिव्यक्ति थी।
इस समय रानी मेडुसा बहुत आकर्षक है। उसकी आंखें धीरे धीरे उस आकर्षक सुंदर चेहरे से नीचे चली गईं और अतुलनीय रूप से उत्तम आकृति पूरी तरह से ये फैंग की दृष्टि में प्रस्तुत हो गई। वह सुंदर शरीर अतीत से बिल्कुल भिन्न दिख रहा था। अब उसके पास रानी का आलीशान लबादा, सोने का फ्रेम और बहुत कम कपड़े वाला लाल ट्यूब टॉप नहीं था। इसके बजाय उसने केवल एक लाल रंग का नाइट गाउन पहना हुआ था। लाल रंग की जाली के विपरीत सुंदर जेड के समान बर्फ सी सफेद त्वचा की झलक थी, जो अत्यंत आकर्षक थी। हल्के लाल रंग के नीचे लचीली, पतली कमर और गर्वित कुरकुरापन लोगों को अंतहीन दिवास्वप्न और लालची बनाता है। एक रंगीन सांप की पूंछ, जिसमें एक विदेशी आकर्षण था, बिस्तर से जमीन तक लटक रही थी। ये फैंग प्रशंसा की घूंट रोक नहीं सका और उसने अपना सिर ऊंचा कर लिया। ये फैंग, मैंने अभी जिसे गले लगाया वह बहुत ही आकर्षक और अद्वितीय सौंदर्य है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं और भी साहसी होता। अपने सामने कल्पना में खोए छोटे लड़के को घूरते हुए रानी मेडुसा ने अपने लाल होठों को हल्के से हिलाया और खुश होने से खुद को रोक नहीं सकी। इस छोटे से लड़के द्वारा प्रशंसा पाना उसके द्वारा बनाई गई कैंडी हॉस खाने जितना ही मीठा है। ये फैंग की खूबसूरत आंखें धीरे धीरे उसके नाजुक शरीर को देख रही थी, जिसने अनगिनत पुरुषों को पागल कर दिया था, और उसके सुंदर चेहरे पर एक लाली दिखाई दी। पतली जेड उंगलियां बहुत ही आकर्षक ढंग से फैलीं और धीरे से उसके सामने छोटे लड़के के जबड़े को उठाते हुए कहा, छोटे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम्हारा साहस सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। पतली जेड उंगलियां बहुत ही आकर्षक ढंग से फैलीं और धीरे से उसके सामने छोटे लड़के के जबड़े को उठाते हुए कहा, वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। छोटे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा है, तुम्हारा साहस सचमुच बढ़ता ही जा रहा है। ठंडी आवाज ने ये फैंग की कल्पना को बाधित कर दिया और शब्दों को सुनने के बाद वह निर्णीत था। क्या मेरा साहस और अधिक बढ़ रहा है, या फिर महाराज आप दिन प्रतिदिन साहसी होते जा रहे हैं? उसने वास्तव में मेरे सामने बहुत ही आकर्षक नाइट ड्रेस पहनी हुई है। मेरी आंखों में उसका भाव देखने के बाद वह उसे बदलना ही नहीं चाहती थी और उसने मुझे चिढ़ाया भी। महाराज, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है, आप सचमुच और भी अधिक सुंदर होती जा रही हैं। हे। उसने तुरंत अपने हृदय की गहराई से मेडुसा की आंखों में आंखें डालकर उसकी प्रशंसा की। परफेक्ट, चक। ये सुनकर रानी मेडुसा ने अपनी जेड उंगली वापस ले ली, अपने लाल होठों को अपने जेड हाथ से ढक लिया और मुस्कुराहट से मुस्कुराए। तुम्हारे छोटे बच्चे का मुंह अभी भी बहुत मीठा है, लेकिन क्या ये तुम्हारे द्वारा बनाए गए कैंडीड हॉट जितना मीठा है? ये फैंग ने अपनी आंखों में दृढ़ता के साथ कहा, महाराज, अगर आप खाना चाहें तो मैं आपके लिए बना दूंगी। वह धीरे से उठी और अपने होठों के कोने चाटे। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। ये फैंग, ये खत्म हो गया। इस बार वह सचमुच मुसीबत में फंस गई थी। उसकी लंबी और संकीर्ण आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं जब उसने उसे देखा, जो सौम्य और प्रभावशाली दोनों लग रहा था। उनके होठों के स्पर्श से उत्पन्न गर्माहट को महसूस करते हुए उसका शरीर वहीं जम गया। वह कितनी भी प्रभावशाली और शक्तिशाली क्यों न हो, उसे इस समय ये पता नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। क्या मुझे इस छोटे लड़के को पहले की तरह पीटना चाहिए? लेकिन पता नहीं क्यों, जब मैं इस बारे में सोचता हूं तो मुझे थोड़ी परेशानी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि अगर मैंने उसे फिर से हरा दिया तो मैं इस छोटे लड़के को पूरी तरह से अपने से दूर कर दूंगा। यह ऐसा काम था जिसे वह स्वयं नहीं कर सकती थी, इसलिए उसके पास अपनी पतली जेड उंगलियों का उपयोग करके ये फैंग को जोर से छेड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस प्रतिरोध कार्रवाई ने ये फैंग के खून को एक पल में ही जंगल की आग की तरह भड़का दिया, बजाय इसके कि उसे उसके रास्ते में रोका जा सके। उस क्षण उसकी असीम कोमलता और प्रभुत्व उसकी बाहों में रानी के सामने खुद को अभिव्यक्त कर रहे थे। आलू के समान चमकदार चेहरे वाली रानी मेडुसा ने कैंडीड हॉज के मीठे स्वाद के बारे में सोचा। मीठा, बस इतना ही। चलो इसे ऐसे ही समझ लेते हैं। बस इसे इस तरह से समझ लेते हैं, इस छोटे से लड़के ने मेरे लिए कैंडीड हॉज बनाए। चलो सब कुछ बराबर कर लेते हैं। कोमलता से चमकती हुई सुंदर आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और जेड भुजाएं धीरे से नीचे गिर गईं। मेडुसा मंदिर एक मधुर वातावरण से भरा हुआ था। केवल वे ही जानते थे कि यह मिठास कैंडीड हॉज की तरह थी या इस सांप की तरह डंक मारती थी। ... ये फैंग 3 डैंग। रानी मेडुसा के कानों में एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जिससे वह पुनः अपने संयम में आ गई। ये फैंग के जेड हाथ को अपनी गर्दन पर फिसलते हुए महसूस करते हुए उसने अचानक अपनी आंखें खोली और अपने सामने खड़े उसे गुस्से से घूरने लगी। ज्यादा दूर मत जाओ छोटे दोस्त, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर हिम्मत हुई तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी मनमोहक आंखें ये फैंग के निचले शरीर को घूर रही थीं, जो बैंगनी काले सांप की पूंछ में बदल गया था, जो कुछ हद तक असहाय, डरपोक और चिड़चिड़ा दिखाई दे रहा था। हे, ये फैंग, मैं तुम्हारे साथ उलझना चाहता हूँ, शान से उड़ना इस नश्वर दुनिया में हमेशा के लिए। जब वह दुष्टता की योजना बनाने और एक कदम आगे बढ़ने ही वाला था, डांग डांग डांग, दरवाजे पर बहुत ही नीरस दस्तक हुई, जिससे उसे अचानक महसूस हुआ कि ठंडी बारिश फिर से बरस रही है। कोई दरवाजा खटखटाने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है? पिछली रात की तुलना में अब सुबह हो चुकी थी और सोने का नाटक करके अपनी गतिविधियां जारी रखना तो सवाल ही नहीं था। यह उस तरह काम नहीं करेगा जैसे यून एयर के साथ किया था। महाराज, क्या आप जाग रहे हैं? जब यह आवाज आई तो ये फैंग की सांप की पूंछ सिकुड़ गई। ओह, मेरी प्यारी बहन। बाहर से आ रही आवाज कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन हुआ शेर की थी। यदि वह प्रवेश करती है तो चीजें दिलचस्प हो जाएंगी। महाराज, मुझे क्या करना चाहिए? ये फैंग रानी मेडुसा की तरफ झुक गया और धीमी आवाज में खुद की ओर इशारा किया। कोष्टक। मेडुसा ने उस पर एक ठंडी नजर डाली। यह एक आकर्षण से भरी झलक थी जो इसे देखने वालों के दिलों को छू लेती थी। इस नजर ने ये फैंग को ऐसा महसूस कराया जैसे वह कह रही हो, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, तुम छोटे बदमाश, और तुम अभी भी इसे संभाल नहीं सके। ओह, कितना दयनीय है। इस बार वह अवसर चूक गया और उसे नहीं पता था कि अगला अवसर कब आएगा। मेडुसा जल्दी से खड़ी हो गई, अपनी जेड भुजाओं को फैलाया और ये फैंग की चकित निगाहों में उसने पहले ही अपनी पोशाक पहन ली थी। उसका अविश्वसनीय रूप से सुंदर शरीर पूरी तरह से ढका हुआ था, जिससे ये फैंग को रोने का मन कर रहा था। तुम छोटे लड़के, तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि मुझे क्या करना है? यदि आप अचानक मेरे बिस्तर पर प्रकट नहीं होते तो क्या आप मेरे साथ यहीं फंसे रहते और मुझे आपकी उपस्थिति सहने के लिए मजबूर करते? उसकी आकर्षक नजर ने ये फैंग की हड्डियों को गूदा बना दिया। अपनी सुंदर आंखों से कमरे को निहारने के बाद उसने बिस्तर की ओर इशारा किया। अभी तो बस लेट जाओ, यहीं लेट जाओ। वह केवल आज्ञाकारी ढंग से अपने आप को रजाई से ढक सकता था और उसकी ओर बहुत आज्ञाकारी आंखों से देख सकता था।
ऐसे अच्छे व्यवहार वाले ये फैंग को देखकर मेडुसा उसके दुस्साहसी और शरारती व्यवहार के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं सकी। अभी इतना अच्छा छोटा लड़का इतना दबंग और बुरा था। उसकी सुंदर आंखों में एक बहुत ही ठंडी निगाह चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, छोटे दोस्त, मैं दिखावा कर सकता हूँ कि इस बार कुछ नहीं हुआ। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये सुनकर ये फैंग का शरीर कांप उठा और रजाई के बाहर उजागर बैंगनी काले सांप की पूंछ डर गई और अचानक रजाई में वापस आ गई। मैं कसम खाता हूँ अगली बार ऐसा कभी नहीं होगा। उसने हाथ बढ़ाकर गंभीरता से कसम खाए। ये फैंग की गंभीर अभिव्यक्ति को देखकर मेडुसा ने मुड़कर अपनी कमर को शान से हिलाते हुए सरक गई। हालांकि जैसे ही वह पलटी उसके ज्वलंत लाल होंठ एक मोहक चाप में मुड़ गए और वह शालीनता से दूर चली गई। ये फैंग ने अपना सिर उठाया, उसे वापस जाते हुए देखा और मन ही मन खुद को कोसा कि अभी अभी उस पर इतना टैटू क्यों बना हुआ है। महारानी, बाहर से हुआ शेर की आवाज आई। क्या तुम मुझसे कुछ करना चाहते हो? मेडुसा ने ठंडे चेहरे से उससे पूछा। हुआ शियो को लगा कि महारानी आज सामान्य से अधिक चिड़चिड़ी लग रही थी और वह काफी उलझन में थी। आमतौर पर जब रानी चिड़चिड़ी होती थी तो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि वह मेरे छोटे भाई की कैंडीड हॉर्स खाना चाहती थी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज महारानी और भी अधिक चिड़चिड़ी हो गई हैं क्योंकि वह उन्हें और भी अधिक चाहती हैं? उसने जल्दी से झुककर बताया, महाराज, यू में एक रिपोर्ट लेकर आई है। उसके अधीनस्थों ने गलती से काले वस्त्र पहने कई मानव डू राजाओं को खोज लिया। वे सभी एक साथ टैगोर रेगिस्तान में प्रवेश कर रहे थे। मानव डू किंग्स। ये सुनते ही उसका सुंदर चेहरा कठोर हो गया और उसे अचानक लगा कि यह मामला उसके बिस्तर पर लेटे व्यक्ति से संबंधित होगा। अन्यथा इस छोटे से व्यक्ति की वापसी के तुरंत बाद कई मानव डू राजा टैगोर रेगिस्तान में क्यों प्रवेश करते? ऐसा लगता है कि अंदर जाने के बाद उसे उसके साथ कुछ मामलों पर चर्चा करनी होगी। बहुत अच्छी बात है, मैं समझ गया। आप जा सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। अन्य नेताओं को निर्देश दें कि वे उनकी गतिविधियों पर नजर रखें। यदि कुछ भी असामान्य घटित हो तो तुरंत इसकी सूचना दें। थोड़ी सी भौहें सिकोड़ते हुए रानी मेडुसा ने गंभीर स्वर में आदेश जारी किया। हाँ महाराज। आदेश प्राप्त करने के बाद हुआ शेर तुरंत वहां से नहीं गई, बल्कि वह बोलने में हिचकिचा रही थी। ये देखकर मेडुसा ने जिज्ञासा से पूछा, क्या बात है? क्या तुम्हें कुछ और कहना है? हुआ शेर चिंतित दिखी और बोली, महाराज, ये फैंग काफी समय से सांप लोगों के कबीले से दूर है। हमें नहीं पता कि वह इस समय कहाँ है या वह किसी खतरे में है या नहीं। ये फैंग का जिक्र सुनकर मेडुसा को उसके पहले किए गए दुस्साहसिक कार्यों की याद आ गई और उसका मूड जटिल हो गया। उसने झुंझलाहट के साथ उत्तर दिया, वह छोटा शैतान बहुत ही साधन संपन्न है और अपने साथ कई अजीबोगरीब चीजें रखता है। उसे कोई खतरा नहीं होगा। वह एक पल में आपकी आंखों के सामने भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं थक गया हूँ। मैं फिर से झपकी लूंगा। जब तक कोई जरूरी काम न हो मुझे परेशान मत करना। हुआ शेर ने मेडुसा को अपने कमरे का दरवाजा बंद करते हुए देखा। वह इस भावना से मुक्त नहीं हो सकी कि आज महारानी में कुछ अलग था। इस अध्याय का अंत। टिप्पणियां। कबूलनामा। छोटे लड़के, तुमने मेरे खिलाफ बुरी साजिश रचने की हिम्मत कैसे की? कोई बात नहीं। हुआ शेर ने अब इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। उसने मान लिया कि रानी आज बुरे मूड में उठी होंगी, इसलिए वह जल्दी से आदेश देने के लिए चली गई। ... जब रानी मेडुसा ने दरवाजा बंद किया तो उसे लगा कि उसका छोटा सा दिल जोर से धड़क रहा है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अपने अधीनस्थ के सामने इतनी घबरा जाएगी जितनी की अब थी। किसी के छोटे भाई को उसके बिस्तर में छिपाना और उसे कहना कि कुछ भी गलत नहीं है, और कौन जानता है कि वह कब वापस आ जाएगा। किसी कारणवश उसके हृदय में अपराध बोध की गहरी भावना उत्पन्न हो गई। पूरा सांप लोगों का कबीला इस रानी का है और इस रानी को किसी भी चीज के लिए दोषी महसूस नहीं करना चाहिए। ये सब उस छोटे बदमाश की गलती है। अगर वह अचानक इस रानी के बिस्तर पर प्रकट नहीं हुआ होता तो मैं ऐसी अजीब स्थिति में नहीं होती। अब जब हमें परेशान करने वाला कोई नहीं है तो देखिए ये रानी उससे कैसे निपटती है। ये फैंग को सबक सिखाने के बारे में सोचते हुए मेडुसा अपने कक्ष में लौट आई। और फिर जब वह वापस आई तो अपनी आंखों के सामने जो दृश्य देखा उसे देखकर वह तुरंत क्रोधित हो गई। तुम छोटे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? इस क्रोधित चीख के साथ उसके जैद हाथों ने उसकी सुंदर आंखों को बहुत कुशलता से ढक दिया। उसकी पतली जैद उंगलियों के माध्यम से उसकी आंखों में प्रतिबिंबित दृश्य ने ये फैंग को अपने बिस्तर पर आराम से बैठे हुए दिखाया, जिससे उसकी लंबी टांगें काफी हद तक उजागर हो गईं। रानी की क्रोधित चीख सुनकर ये फैंग इतना डर गया कि उसने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए जल्दी से अपने हाथ ऊपर उठा दिए और फिर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, महाराज, मैं पैंट पहन रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले मैं अपने सांप रूप में था। तू मेडुसा इस छोटे शैतान के सामने असहाय थी। उसने अपनी आस्तीनें ऊपर उठाई, अपने नाजुक शरीर को घुमाया और गुस्से से कहा, जल्दी करो, इस रानी को तुमसे कुछ पूछना है। ये फैंग ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है महारानी, मुझे एक क्षण दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप मेरी गति नहीं जानती। 3 सेकंड, छोटे दोस्त। उसके तिरस्कार भरे शब्द थोड़े से निकले, जिससे ये फैंग को बहुत दुख हुआ। वह और किसे दोषी ठहरा सकता है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने पहले कोई व्यावहारिक कार्रवाई नहीं की, अन्यथा उन्होंने बहुत पहले ही उस शीर्षक छोटे आदमी को बदल दिया होता। 3 सेकंड बाद, महाराज, मैं तैयार हूँ। वह उसके पीछे आया और आज्ञाकारी ढंग से पुकारा। ये सुनकर मेडुसा धीरे से मुड़ी और पहले उसकी ओर देखा। वह इस छोटे लड़के से कुछ हद तक डरी हुई थी। उसे डर था कि कहीं वह अचानक जंगली न हो जाए और कोई साहसिक कदम न उठा ले। लेकिन सौभाग्य से ये फैंग को पता था कि दिन के किसी भी समय कोई आ सकता है और उसने कोई अहंकार नहीं दिखाया। हालांकि क्या उसने हुआ शेर से यह नहीं कहा था कि जब तक बहुत जरूरी न हो उन्हें परेशान न करे। इसके बारे में अब और नहीं सोचना। मेडुसा ने इस बारे में अधिक न सोचने का निर्णय लिया और मामले को एक तरफ धकेल दिया। लेकिन कुछ दृश्य ऐसे थे जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता था और उन्होंने उसे काफी उत्सुक बना दिया था। उसकी लंबी संकरी आंखें ठंड से भरी हुई थीं। उसने अपने लाल होंठ उठाए और ये फैंग से पूछा, तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया, तुम अचानक मेरे बिस्तर पर कैसे आ गए? ये सुनकर ये फैंग की उंगली की अंगूठी चमक उठी। अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज जो उसने सिर्फ उसके अचानक प्रकट होने और उसके हाथ पैर हिलाने के तरीके के कारण प्राप्त किया था, अचानक उसके हाथ में आ गया। इस बार उन्होंने अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन ताबीज का उपयोग करके लाभ कमाया। न केवल उसे एक और ताबीज मिला, बल्कि उसे एक चलित और वस्तु विनिमय कार्ड, जिसे वस्तु हस्तांतरण कार्ड भी कहा जाता है, मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सबसे स्वादिष्ट भोजन भी चखा।
मुआ, बहुत स्वादिष्ट। रुकिए, ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कार्ड क्या है? ऑब्जेक्ट ट्रांसफर कार्ड, बिना किसी शर्त के अपनी किसी भी वस्तु को किसी और के शरीर पर मौजूद वस्तु के साथ बदलें। यदि वह किसी युद्ध के दौरान अचानक दुश्मन का हथियार ले ले, तो क्या इससे युद्ध का रुख नहीं बदल जाएगा? यदि आप इसका अच्छी तरह से उपयोग करते हैं, तो आप अपनी जान बचा सकते हैं और दुश्मन का अस्तित्व कुछ ही सेकंड में खत्म कर सकते हैं। उन्होंने रानी मेडुसा की ओर अपना हाथ बढ़ाया और समझाया। महाराज, यह एक अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तावीज है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करता हूं, तो मैं किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता हूं जहां मैं गया हूं। इसे समझाने के लिए वास्तविक साक्ष्य से बेहतर कोई तरीका नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीधे सबूत पेश कर दिए। कागज के छोटे से टुकड़े पर जादुई प्रतीक को देखकर मेडुसा की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ गईं। कागज का ये छोटा सा टुकड़ा इतना जादुई है, क्या ये सचमुच किसी स्थान पर टेलीपोर्ट हो सकता है? हाँ, उन्होंने पुष्टि की और दृढ़ता से सिर हिलाया। ओह, ये सुनकर मेडुसा की आंखों में गर्मजोशी झलक उठी और उसने अपने सामने खड़े छोटे लड़के की ओर देखा। उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे पिघल गई। अपनी अत्यंत सुंदर आंखों से उसने कागज के छोटे से टुकड़े को घूरा और चंचल स्वर में पूछा। दूसरे शब्दों में, तुम एक छोटे बदमाश जानबूझकर इस रानी के बिस्तर पर टेलीपोर्ट हो गए और शुरू से ही इस रानी के खिलाफ साजिश रच रहे थे। उम्मा, ठीक है। ये फैंग के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह खुद को दोषी ठहराए बिना ये कैसे समझा सकता था? यद्यपि वह वास्तव में ऐसा करना चाहता था, परंतु वास्तविक ऑपरेशन सिस्टम द्वारा किया गया। अपनी आंखों में दृढ़ निश्चय के भाव के साथ उसने उससे कहा, महारानी, विरुद्ध षड्यंत्र करना शब्द बिल्कुल सही नहीं है। मैं महारानी को पसंद करता हूँ। मैं पसंद। उसके अचानक कबूलनामे को सुनकर उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके लाल होंठ थोड़े सिकुड़ गए। वह ठंडी आवाज में बोली, इस रानी ने कहा कि यह एक साजिश है, इसलिए यह एक साजिश है। यदि आपने फिर से बहस करने की हिम्मत की, तो ये रानी आपके छोटे पैर तोड़ देगी ताकि आप कुछ भी बुरा करने के बारे में न सोचें। उसके शब्दों पर इस रानी का सामना करते हुए, जिनकी उपस्थिति बहुत ही प्रभावशाली थी, ये फैंग के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, तो मैंने महारानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। तुम छोटे बदमाश, मेरे खिलाफ बुरी साजिश रचने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसकी ठंडी चीख से ये फैंग का मुंह फड़क उठा। निश्चित रूप से, यदि आपको कोई ऐसी प्रेमिका मिल जाए जो आत्मविश्वास से भरी और उज्जवल हो, तो इस तरह की बातों के बारे में तर्क करना बिल्कुल असंभव है। उसके चेहरे पर हल्की बर्फीली झलक देखकर उसे समझाना पड़ा। वास्तव में, महारानी के विरुद्ध मेरी साजिश इसका एक पहलू मात्र थी। टेलीपोर्टेशन के दौरान तावीज बहुत सटीक नहीं है। आप जानते हैं, महाराज, हम एक ही छत साझा करते हैं और मैं मूल रूप से सामने वाले हॉल में अपने बिस्तर पर लौटने का इरादा रखता था। लेकिन किसी तरह मैं यहाँ आ गया। उनकी व्याख्या सुनकर रानी मेडुसा को काफी मनोरंजक लगा। वह अपने होठों पर एक मोहक वक्रता उत्पन्न करने से खुद को रोक नहीं सकी। इस आश्चर्यजनक दृश्य ने तुरंत ये फैंग को मोहित कर लिया और उसके होंठ एक बार फिर सूख गए। उसका मुंह फुलाए हुए रूप को देखकर मेडुसा ने अपना चेहरा उससे दूर कर लिया और कहा, आपका टेलीपोर्टेशन तावीज अद्भुत है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करना मुश्किल है। इसे दूर रख दो। ये फैंग ने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर उसकी जैद सफेद कलाई को अपने हाथ में ले लिया। छोटे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? ये फैंग ने वैसा नहीं किया जैसा उसने कहा था। इसके बजाय उसने आगे बढ़कर उसकी जैद सफेद कलाई को अपने हाथ में ले लिया। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। छोटे लड़के, तुम क्या कर रहे हो? अपनी कलाई को जकड़ा हुआ महसूस करते हुए उसका सुंदर चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा। ऐसे भावपूर्ण चेहरे को देखते हुए ये फैंग ने अंतरिक्ष तावीज लिया, अपना दाहिना हाथ उस पतले हाथ पर रखा और धीरे से कहा, हालांकि इस टेलीपोर्टेशन तावीज का उपयोग केवल मेरे द्वारा किसी भी स्थान पर टेलीपोर्ट करने के लिए किया जा सकता है, लेकिन यदि आप इसका उपयोग करते हैं, तो आप तुरंत उस स्थान पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहां मैं हूं। यदि भविष्य में तुम्हें कोई खतरा महसूस हो तो बस मेरे पास टेलीपोर्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये सुनकर मेडुसा का दिल तुरंत गर्म हो गया। अपने सामने खड़े छोटे लड़के को देखते हुए उसकी आंखों की ठंडक धीरे धीरे गायब हो गई। आश्चर्यजनक रूप से सुंदर आंखें सीधे घूर रही थीं और लाल होंठ एक मधुर और चंचल चाप में मुड़े हुए थे। क्या तुम सचमुच मेरी रक्षा कर सकते हो, छोटे लड़के? अल्पविराम। अध्याय का अंत। 3 टिप्पणियां। रानी मेडुसा ने पहल की और ड्रैगनफ्लाई झील में गिर गई। संपादित। इससे पहले गलती से एक असंपादित अध्याय अपलोड कर दिया था। एक्स्ट। रानी मेडुसा के प्रश्न का सामना करते हुए ये फैंग एक पुरुष होने के नाते स्वाभाविक रूप से खड़े हुए और बड़ी निश्चितता के साथ उत्तर दिया। मैं कर सकता हूँ। पफ चक। ठंडी और आकर्षक रानी मेडुसा इस छोटे लड़के का सामना करने पर अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उस छोटे से लड़के ने जिस तरह से उस मैग्मा दुनिया में खुद को बचाया था, उसे याद करते हुए उसने उस समय वास्तव में एक उत्कृष्ट काम किया था। ठीक है, तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। उसने ये फैंग की दयालुता को अस्वीकार नहीं किया और टेलीपोर्टेशन तावीज स्वीकार कर लिया। वह चाहती थी कि अगर भविष्य में ये फैंग को कोई खतरा हो तो वह जल्द से जल्द उसकी रक्षा कर सके। बेशक वह एक रक्षक है लेस दैन। यद्यपि एक दूसरे की रक्षा करने की उनकी पारस्परिक इच्छा स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं की गई है, फिर भी वे एक दूसरे के दिल में बहुत प्यारे हैं। उसकी स्वीकृति सुनकर ये फैंग ने अनिच्छा से उसका कोमल हाथ छोड़ दिया। अपनी अंगूठी में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तावीज को संग्रहित करने के बाद मेडुसा को अचानक याद आया कि हुआशीर ने उसे क्या बताया था। ये सोचकर कि ये फैंग इतना चिंतित था कि उसे वापस लौटने के लिए टेलीपोर्टेशन तावीज का सहारा लेना पड़ा, उसने भौहें सिकोड़ते हुए गंभीरता से पूछा, छोटे दोस्त, क्या तुम इतने चिंतित थे कि तुम्हें इस टेलीपोर्टेशन तावीज पर निर्भर रहना पड़ा? क्या कुछ हुआ था? जब उनसे व्यवसाय के बारे में पूछा गया तो ये फैंग ने ये भी बताया, जब हम स्वर्गीय ज्वाला प्राप्त करने के लिए मैग्मा दुनिया में गए थे, तब जो लड़ाई हुई थी उसे पिलकिंग गुहे ने महसूस किया था। उसने पहले ही जियामा साम्राज्य से कई शक्तिशाली लोगों को बुला लिया है और स्वर्गीय ज्वाला के बदले में सर्प जाति के पास आ रहा है। क्या? ये सुनकर मेडुसा तुरंत आश्चर्यचकित हुई और बोली, कौन आ रहा है? ये फैंग ने तब उत्तर दिया, सभी अन्य शक्तिशाली व्यक्ति आ रहे हैं, सिवाय उन 3 प्रमुख परिवारों के लोगों के जिन्होंने इस बार इसमें भाग न लेने का निर्णय लिया है। कुआं। ये सुनकर मेडुसा का सुंदर चेहरा बदल गया, उसके लाल होंठ थोड़े खुल गए और उसने आश्चर्य से पूछा, आपका मतलब है कि जिंगतियान, फामा और यून यून के साथ ये 3 दू सम्राट शक्तिशाली लोग भी यहाँ हैं? हाँ, शेर राजा, विंडरनर और थंडर किंग भी यहाँ हैं। उसने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ इसकी पुष्टि की। इस छोटे से लड़के का जादुई लेआउट वास्तव में आम लोगों की कल्पना से परे है।
अपने सामने उसकी थोड़ी सी आकर्षक और आत्मविश्वास भरी मुस्कान को देखकर मेडुसा के चेहरे पर आश्चर्यजनक रूप से बहुत नरमी आ गई। रानी मेडुसा, जो ये फैंग को बहुत अच्छी तरह से जानती थी, उसे तुरंत एहसास हो गया कि यह छोटा लड़का बहुत शांत स्वभाव का है और उसने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी, संभवतः उसके करीब आने का इरादा रखते हुए। वह ऐसी स्थिति के लिए अवश्य तैयार रहा होगा। जब उसने ये सोचा तो उसे थोड़ी राहत मिली और उसने अपने लाल होठों से चिढ़ाते हुए कहा, बहुत सारे ताकतवर लोग आ रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है, छोटे दोस्त, कि तुम उन्हें भड़काने के बजाय उन्हें रोकने के लिए यहाँ आए हो? रानी की उपहास सुनकर ये फैंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैंने 3 प्रमुख परिवारों को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन जियामा साम्राज्य में गुहे की शक्ति बहुत अधिक थी और उसने बाकी सभी को आमंत्रित किया। हालांकि उनमें से कुछ मेरे लोग हैं। तुम्हारे पक्ष में कौन है? रानी मेडुसा बहुत हैरान थी। ये छोटा सा आदमी जियामा साम्राज्य तक क्यों आया और उसके कुछ सहयोगी वहां के शीर्ष 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में क्यों शामिल हैं? उसके सवाल का सामना करते हुए ये फैंग का दिल खाली हो गया। चाहे महारानी कितनी भी होशियार क्यों न हो, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के संप्रदाय मास्टर यूं उनके सामने इस छोटे लड़के के सहयोगी बन जाएंगे। उन्होंने बहुत रहस्यपूर्ण ढंग से उत्तर दिया, हे महारानी, एक रहस्य है। ओह! अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी गर्दन खींची जा रही है और फिर उसने रानी मेडुसा के खूबसूरत गाल को अपनी आंखों में फिर से बड़ा होते देखा। लेकिन इस बार इसका कोई मतलब नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह उसे खा जाएगी। क्या रहस्य लीक हो सकता है? अगर नहीं, तो मैं तुम्हें, छोटे दोस्त, पूरी तरह से उजागर कर दूंगी। ये फैंग, पूरी तरह से उजागर होना अच्छा है ना? उसके कानों में ठंडी और कठोर आवाज पड़ी और उसके पास सच बताने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अर्धसत्य, थंडर किंग लेइना पहले घायल हो गया था, मैंने उसे ठीक कर दिया और अब वह मेरा अंगरक्षक बन गया है। ये कमोबेश वैसा ही है। ये सुनकर मेडुसा ने धीरे से अपना कॉलर ढीला किया और गंभीरता से कहा, ऐसा लगता है कि हमें बचाव के लिए शीघ्र ही कुछ कमांडरों को बुलाना होगा। वैसे, छोटे दोस्त, क्या तुम्हें इस बार जियामा साम्राज्य में जाते समय 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार्क मिली थी? ये फैंग, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। रानी, आपने तो बस विषय ही बदल दिया। यह मेरी गलती नहीं है। उसका प्रश्न सुनकर उसने सिर हिलाया और पुष्टि की। अच्छा, मुझे मिल गया। 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार बहुत कीमती है। अगर आपने इसे नहीं पाया है तो क्या आपने अभी कहा कि आपने इसे पा लिया है? उसकी अत्यंत सुंदर आंखें फैल गईं और उसने बड़े आश्चर्य से ऐसा कहा। बस एक सामान्य सा प्रश्न, क्या उसने वास्तव में उसे पा लिया? हाँ, मुझे मिल गया महाराज। देखिए, बोलते समय उसने अंगूठी से 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा की लार निकाली। अचानक उसके हाथ पर रंग बिरंगा फूल दिखाई दिया, जिससे रानी मेडुसा की आंखें खुशी से झुक गईं और चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान उभर आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, छोटे बदमाश, सचमुच उसे ढूंढ लोगे। मेरी बहन अब बच जाएगी, धन्यवाद। ये फैंग, यह मुस्कान बहुत अनोखी और खूबसूरत है। रानी मेडुसा 3, ये फैंग। ये सोचकर कि उसकी बहन बच गई, मेडुसा का मन अचानक खुशी से भर गया। उत्साह से वह आगे बढ़ी और ये फैंग के गाल को चूम लिया। ये फैंग अभी भी मेडुसा की आकर्षक मुस्कान पर हंस रहा था जब उसने अचानक अपने गाल पर गर्माहट महसूस की और वह सुन्न होकर वहीं जम गया। उम्मा, क्या आप सिर्फ सतह को खरोंच रहे हैं? जब मेडुसा को एहसास हुआ कि उसने क्या किया है, तो उसके गाल अचानक आग की तरह लाल हो गए। मैंने वास्तव में इस छोटे शैतान को चूमने की पहल की। ये सोचते हुए उसका सुंदर चेहरा थोड़ा शर्मिंदा हो गया और उसने जल्दी से समझाया, तुम छोटे शैतान, ज्यादा मत सोचो, ये तो सिर्फ 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार को खोजने का इनाम है। ये फैंग उसकी बातों पर विचार करने से खुद को रोक नहीं सका। आप जो कहते हैं वही सच है। अगर आप इस मामले पर बार बार चर्चा नहीं करना चाहते तो बस थोड़ा और स्पष्टीकरण दीजिए। था उसकी ओर देखते हुए, जिसके चेहरे पर अभी भी मूर्खतापूर्ण भाव था, मेडुसा मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। हालांकि यह मुस्कान क्षणभंगुर थी क्योंकि उसे अचानक कुछ याद आ गया। उसे अचानक अपनी छोटी बहन का डाई का ख्याल आया, जिसका अपने सामने मौजूद इस छोटे शैतान के साथ एक असामान्य रिश्ता था। मेरी बहन के जाग जाने के बाद मेरा क्या होगा? मैं क्या करूं? क्या मुझे इस छोटे बच्चे से दूरी बनाए रखनी होगी? लेकिन अगर ऐसा है तो ये रानी, अगर मैं दूरी नहीं रखूंगा तो मेरी बहन दुखी हो जाएगी, तो मुझे क्या करना चाहिए? चाहे वह सतह पर ये फैंग के प्रति कितनी भी उदासीन थी, फिर भी वह अपने दिल में कैंडीड हॉस की मिठास का स्वाद लेना चाहती थी। लेकिन अपनी बहन से प्यार करने वाली बड़ी बहन के रूप में मेडुसा नहीं चाहती कि कई डाई को थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे। अगर यही मामला है तो मैं अनिच्छा से ही हार मान लूंगा। लेकिन महारानी, ये फैंग की आवाज उसके कानों में आई और उसके विचार वापस चले गए। उसकी खूबसूरत आंखें उसके सामने छोटे लड़के को घूर रही थी। उसकी आंखों में एक कोमलता दिख रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, जिससे ये फैंग को लगा कि कुछ गड़बड़ है। अगले ही पल मेडुसा का कोमल शरीर अचानक आगे की ओर झुक गया और खुद को ये फैंग के सामने रख दिया और उनके होंठ अचानक एक साथ दब गए। इस अचानक कार्रवाई से ये फैंग की आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गईं। क्या मेडुसा पागल हो रही है? उसने पानी नहीं निकाला बल्कि झील में गिर गई। क्यों क्वीन? अध्याय का अंत। टिप्पणियां। बात मत करो, मुझे चूमो। ये फैंग ने चमकती और कोमल आंखों में देखा, उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। इस समय इतनी असामान्य और सक्रिय मेडुसा कभी प्रकट नहीं होनी चाहिए। इसलिए उसने एक ऐसा पागलपन भरा कदम उठाया जिस पर मेडुसा को विश्वास नहीं हुआ। मेडुसा की चकित निगाहों के सामने ये फैंग ने वास्तव में अपनी बाहें फैला दी, उन्हें उसके कंधों पर रख दिया और उसके शरीर को दूर धकेल दिया। क्या कोमल अनुभूति तुरंत गायब हो गई और ये फैंग उसे जाने देने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा क्योंकि मेडुसा बहुत अलग लग रही थी। उसे लग रहा था कि इस चुंबन में प्रेम नहीं बल्कि विदाई है। आंखों में संदेह के भाव लिए वह अपने सामने क्रिस्टल की तरह चमकती उन खूबसूरत आंखों को देखने लगा। ये फैंग, महाराज, क्या आप इतने साहसी थे? ये बहुत दबंग है। ऐसी दबंग और अपरंपरागत रानी वास्तव में अप्रतिरोध्य है। चूंकि मैं विरोध नहीं कर सकता, मैं केवल आनंद ले सकता हूँ। सुगंधित, मीठा, कोमल। इस समय ये फैंग और मेडुसा दोनों थोड़े नशे में हैं। चुंबन नशीला नहीं है, लोग नशीले हैं। वो तुम छोटे शैतान। ये फैंग को कसकर गले लगाते हुए महसूस करते हुए मेडुसा की लंबी पलकें, जो अब बंद हो गई थी, थोड़ा कांपने लगी। ये छोटा सा उपद्रवी बहुत आगे जा रहा है। बस इतना ही। ये था। स्पष्ट रूप से पहल मैंने ही की थी, तो मैं इस छोटे लड़के से कैसे हार सकता था?
दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और एक दूसरे के प्रति अपना स्नेह और अनिच्छा व्यक्त की। कुछ मिनट बीत गए। जैसे ही उनकी सांसें तेज हुई, कोमलता की भावना अचानक गायब हो गई। मेडुसा ने अपनी सांस रोकी और अपने सामने खड़े ये फैंग को घूरने लगी। उसका शुरू में आकर्षक और गुलाबी चेहरा अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। आर्कटिक जैसी ठंड ने ये फैंग को बहुत असहज कर दिया। यद्यपि ठंडी और आकर्षक मेडुसा इतनी प्रभावशाली थी, फिर भी उसने अब वह कोमलता प्रदर्शित नहीं की जो उसने पहले दिखाई थी। उन अत्यंत सुंदर आंखों की झपकी में अत्यंत ठंडे गालों पर आंसू की दो धारियां उभर आईं। आंसुओं की धारा ने ये फैंग को काफी दुखी कर दिया। वह जल्दी से उन्हें पहुंचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसके उठे हुए दाहिने हाथ पर रानी मेडुसा की जैद भुजा का जोरदार प्रहार हुआ। कमरे में एक तीखी आवाज गूंजी। मैं ये काम खुद कर सकता हूँ। अब जब सांप जनजाति ने कुछ शक्तिशाली शत्रुओं का सामना कर लिया है, तो 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लाड़ ले लो और चलो कई डाई को जगाओ। ये फैंग को घूरते हुए मेडुसा ने ठंडे स्वर में कहा, क्या वो कर सकती है? उसके शब्दों से ये फैंग का दिल दुख गया और अब उसे समझ में आया कि उसने अभी जो किया वह क्यों किया। वेब नोवेल ऐप डाउनलोड करें। ये जिद्दी रानी खुद दर्द सहना चाहती थी और अपनी बहन कई डाई की नियति को पूरा करना चाहती थी। ये फैंग ऐसी दयनीय और सौम्य रानी मेडुसा से प्यार कैसे नहीं कर सकता था? और एक परिवार के रूप में क्या उन्हें एक साथ नहीं रहना चाहिए, है ना? तो क्या हुआ अगर उसके हाथ पर थप्पड़ पड़ गया? भले ही उसका हाथ अनगिनत बार थपथपाया जाए, लेकिन उसके लिए बहाए गए आंसू उसे ही पूंछने होंगे। उसका दाहिना हाथ, जिसे इतनी बुरी तरह से थप्पड़ मारा गया था, एक बार ऊपर उठा और मेडुसा के गाल को सहलाया। तीखी आवाज एक बार फिर गूंजी और मेडुसा ठंडे स्वर में चिल्लाई, इस रानी ने तुम्हें ऐसा न करने को कहा है। मैं ये काम स्वयं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वह पीछे मुड़ी और जाने को हुई। हालांकि उस समय ये फैंग ने जल्दी से उसकी कलाई पकड़ ली। उसकी धुंधली आंखें धीरे से झपकी और 2 और आंसू फिर बह निकले। फिर वह ये फैंग की ओर देखने के लिए मुड़ी। कोमलता से भरी ये फैंग की आंखों ने मेडुसा के दिल को झकझोर दिया, लेकिन विचार करने पर उसने दृढ़ता से अपना जैद हाथ हिलाया और उसके हाथ को नीचे गिरा दिया। अगर तुमने दोबारा हाथ बढ़ाने की हिम्मत की तो ये रानी तुम्हारा हाथ तोड़ देगी। उसने उसे घूरकर देखा और धमकी दी। ये सुनते ही ये फैंग की आंखें अचानक भयंकर हो गईं, बिना किसी डर के। उसने गुस्से से जवाब दिया, अगर तुम बीच में बोलना चाहते हो तो बोलो। मैं नहीं रुकूंगा। अगर मैं उस महिला के आंसू भी नहीं पहुंच सकता जिससे मैं प्यार करता हूं, तो मेरे हाथ रखने का क्या मतलब है? उसके अचानक फूटने से रानी मेडुसा वहीं जम गई। उसके लाल होंठ घबराहट में थोड़े खुल गए और वह एक पल के लिए असमंजस में पड़ गई। वह क्रोधित है। वह मुझसे ज्यादा क्रोधित क्यों है? वह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने खड़ा ये छोटा लड़का इतनी निर्भीकता और खुलेआम उसकी अवहेलना करने का साहस कर रहा है। लेकिन उसने कहा कि यह रानी उसकी प्रिय महिला है। ये सोचकर मेडुसा को अपने दिल में मिठास का एहसास हुआ। अचानक उसने महसूस किया कि 2 हाथों ने उसकी कमर को घेरा हुआ है और उसका शुरू में अकड़ा हुआ शरीर तुरंत नरम पड़ गया। तुम छोटे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? ये फैंग को फिर से आते देख मेडुसा की ठंडी आंखों में अब घबराहट के निशान दिखाई देने लगे और वह अचानक घबरा गई। बेशक मैं अपने लिए बहाए गए आंसू पोंछ दूंगा। ये फैंग को खुशी हुई जब उसने मेडुसा के प्रतिरोध की कमी को महसूस किया और उसे छोटा बदमाश कहा। उसकी चमकती पलकों को देखते हुए वह धीरे धीरे उसके करीब झुका। मेडुसा उसकी अचानक हरकत से अचंभित रह गई। ये छोटा बदमाश, वह वास्तव में। जैसे जैसे दूरी कम होती गई, वे बेहद खूबसूरत आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं और वह पूरी तरह से टालना भूल गई। जैसे ही ये फैंग का हाथ उसकी पलकों पर पड़ा, उसके आकर्षक लाल होंठ धीरे से कांपने से खुद को रोक नहीं सके। ये फैंग के कोमल स्पर्श ने उसके चेहरे को ढांक लिया। उसकी उंगलियां अत्यंत कोमलता के साथ उसकी त्वचा की रूपरेखा को छू रही थीं। झुककर उनके माथे धीरे से एक दूसरे से सटे हुए थे और उनकी सांसें आपस में मिल रही थीं। उसकी सांसों को अपने इतने करीब महसूस करते हुए और उसके माथे को अपने माथे से सटाते हुए मेडुसा की सांसें तेज हो गईं। ये फैंग दर्द भरी कोमलता के साथ झुका और अपने होठों को उसके होठों के करीब ले गया। उनकी सांसें आपस में मिल गईं जब उसके होंठ उसके होठों से छू गई और वह उसे धीरे से चूमने लगा। अपने होठों पर उसके कोमल स्पर्श को महसूस करते हुए वह थोड़ी देर के लिए झिझकी, लेकिन फिर उसके होंठ धीरे धीरे उसके जोशीले कदम के जवाब में खुल गए। वे अपने चुंबन की बढ़ती तीव्रता के आगे स्वेच्छा से समर्पित हो गए। उसकी आंखें बंद हो गईं और उसका चेहरा गुलाब की तरह लाल हो गया। उसके कांपते होंठ अब एक अनूठा आमंत्रण दे रहे थे। बिना किसी हिचकिचाहट और अत्यंत कोमलता के साथ ये फैंग ने धीरे से अपने होंठ उसके होठों पर दबाए और उस रोमांचक क्षण का आनंद लिया। ये छोटा सा लड़का, वह इतना अच्छा है। ये फैंग का ये चुंबन पहले के किसी भी चुंबन से बिल्कुल अलग था। यह उसके गहरे स्नेह से भरा था, उसके प्यार की शुद्ध अभिव्यक्ति थी। उसने धीरे से उसके होठों का रसपान किया और जैसे जैसे उनका चुंबन गहरा होता गया, उसकी सांसें उनके जुनून की लय बन गईं। उसने सारा संयम त्याग दिया और स्वयं को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। वह पूरी तरह उसके सामने आत्मसमर्पण कर गई और विरोध करना भूल गई। ये फैंग ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होंठ उसके होठों से जुड़ गए और तीव्र तीव्रता के साथ उसे चूमना जारी रखा। कई मिनट के बाद वह सांस लेने के लिए थोड़ा पीछे हटा। उसकी आंखें उसकी आंखों से मिल गईं, जो इच्छा और लालसा से भरी थी, जो उसकी आंखों को प्रतिबिंबित करती थी। उसने अपनी आंखें खोली। उसके चेहरे पर मिश्रित भावनाएं दिख रही थी। उसके गाल अभी भी लाल थे। जिस रानी मेडुसा को हम जानते थे, वह कुछ क्षण पहले की रानी से बिल्कुल भिन्न दिखाई दे रही थी। अगर मैं उसे पकड़ लूंगा तो उसे काटकर मार डालूंगा। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। ये फैंग की विशेष विधि के कारण आंसू बहना बंद हो गए। उसने अपने सामने मौजूद अविश्वसनीय रूप से आकर्षक सुंदरता को देखा, अपने होंठ चाटे और मुस्कुराया। पहले कड़वा, फिर मीठा। महारानी, क्या ऐसा है? तो मैं भी इसे आजमाना चाहती हूँ। छोटे लड़के, बात मत करो, मुझे चूमो। जैसे ही वह आगे झुकी, उसके लाल होंठ एक मोहक चाप में मुड़ गए। ये फैंग ने आश्चर्य से देखा, ओह, अभी भी इतने प्रभावशाली ढंग से आना चाह रहे हो? सुबह सुबह कमरा मिठास से भर गया था और शुरुआती ठंडक पिघल चुकी थी। एक विदाई चुंबन के बाद जो कोमल, तीव्र, पहले कड़वा और फिर मीठा था, उनके रिश्ते ने एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा दिया था। जहां तक रानी मेडुसा का सवाल है, तो उन्होंने खुद को कष्ट सहते हुए क्या सोचा, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अब वह ऐसा नहीं कर सकती। एक पल के बाद, छोटा लड़का, कैडी के जागने के बाद क्या हम? नहीं, मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। तो फिर चलो, उसे जल्दी से जगा दें।
ठीक है, हालांकि हमें 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा की लार को तरल में परिष्कृत करके उसे पिलाना होगा। ये फैंग ने समझाया। तरल, इसे कैसे खिलाऊं? ओह, जब समय आएगा तो हम इसका पता लगा लेंगे। वैसे, महाराज, जब से मैं आया हूं, मैंने कैदी को नहीं देखा है। आपने उसे कहाँ छिपाया है? हम, बेशक, ये रानी तुम्हें उसे खोजने नहीं देगी। अन्यथा, तुम, एक छोटे बदमाश, निश्चित रूप से गुप्त रूप से उसका फायदा उठाओगे। ये फैंग, ओ तारांकन ओ। महाराज, क्या मुझे सचमुच इतना गुप्त रहने की आवश्यकता है? अध्याय समाप्त। 4 टिप्पणियां। रानी की अलमारी, अलविदा। विस्मयादिबोधक चिन्ह। किसी समय रानी मेडुसा ने पहले ही ये फैंग का हाथ पकड़ लिया था और उसे आगे की ओर मोड़ दिया था। ये फैंग ने भी अपने पैरों को सांप की पूंछ में बदलकर और अपनी कमर को घुमाकर उसके साथ बहुत अच्छा सहयोग किया ताकि वह उस स्थान पर जा सके जहां कैदाई छिपी हुई थी। हाथों में हाथ डाले और एक दूसरे को घुमाते हुए ये चित्र सचमुच बहुत सुंदर है। हालांकि उनकी गति बहुत बहुत धीमी है। ये दूरी तो छोटी सी थी, लेकिन लग रहा था कि यह एक सदी जितनी लंबी है। काश यह एक शताब्दी जितना लंबा हो सकता, लेकिन ये तो बस एक विचार है। मेडुसा ने आगे देखा और अपने हाथों में गर्माहट महसूस की। उस समय उसका चेहरा लाल हो गया था। वह स्पष्ट रूप से जानती थी कि उसे इस छोटे लड़के से प्यार हो गया है। हालांकि वह नहीं जानती थी कि इस छोटे शैतान का सामना कैसे किया जाए। उनके व्यक्तित्व ने उन्हें रानी के रूप में बहुत निर्णायक बना दिया था। निर्णय लेने के बाद वह उस पर अमल करती थी और कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता था। पिछले पारिवारिक नियमों की तरह उसने भी बड़ों के विरोध के बावजूद उन्हें दृढ़तापूर्वक पलट दिया। लेकिन जब बात उसके और ये फैंग के बीच की आई तो उसे नहीं पता था कि क्या करना है। वो संघर्ष करती रही, घबराती रही, झिझकती रही। ये स्पष्ट था कि उसने अभी ही यह निर्णय कर लिया था कि वह भविष्य में कैदाई से यह बात छिपाएगी। लेकिन क्या ये सचमुच सही बात है? एक बहन के रूप में क्या उसके लिए ऐसा करना अनुचित होगा? लेकिन अगर मैंने यह नहीं किया तो मैं और क्या कर सकता हूँ? ये फैंग से दूरी बनाए रखें। अगर वह मेरा कीमिया वरिष्ठ है तो क्या मैं अब से उसकी रानी बनूंगी? वह ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती थी क्योंकि उसका हृदय इस छोटे से बालक की कोमलता से नर्म हो गया था। चाहे वह कितना भी दृढ़ और उदासीन क्यों न हो, जब वह पहल करता है तो वह मना नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि अनजाने में भी जवाब देता है। बस इतना ही। ये रानी क्या करना चाहती है? मुझे दूसरों के विचारों की परवाह क्यों करनी चाहिए? कोई बड़ी बात नहीं, बस एक कदम उठाओ और देखो क्या होगा अगर बहन पहले की तरह भूलने की बीमारी के साथ जाग जाए और इस छोटे बच्चे को भूल जाए। तो फिर यह छोटा लड़का सिर्फ मेरा है। नहीं, मैं थोड़ा स्वार्थी हूँ। अपने जंगली विचारों में खोई हुई मेडुसा ये फैंग की नजरों में बहुत प्यारी लग रही थी। महारानी फिर से अपने विचारों में खोई होंगी। हम परिवार हैं, इतना क्यों सोचना? एक परिवार के रूप में हमें एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए, एक साथ काम करना चाहिए, एक साथ सोना चाहिए और एक साथ मिलकर उत्कृष्टता का सृजन करना चाहिए। इतना ही। मेडुसा की मधुर ध्वनि ये फैंग के कानों तक पहुंची, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। इतना ही, तो फिर 2 और लोगों को जोड़ना असंभव नहीं है। ये सुनकर मेडुसा की आंखें संदेह से भर गईं। छोटे बदमाश, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? इस वाक्य ने तुरंत ये फैंग को उसके विचारों से बाहर निकाल दिया। मैंने अभी क्या कहा? उसने पलकें झपकाईं, अपने सामने खड़ी 2 ठंडी आंखों को देखकर। एकदम खाली। बिना देर किए उसने अपने सामने रखी बड़ी अलमारी की ओर इशारा करते हुए कहा, ओह, मैं कह रहा हूँ, यदि महारानी स्वयं ऐसा नहीं कर सकती तो 2 और लोग मदद कर सकते हैं। हो, तुम छोटे लड़के, तुम बहुत कुछ हो। मेडुसा ने उसकी ओर देखा क्योंकि उसे पता था कि इस छोटे शैतान के इरादे अच्छे नहीं थे। लेकिन उसने यह बात उजागर नहीं की। अगर वह सचमुच सक्षम है तो यह कोशिश करना असंभव नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि मैं एक बहन के रूप में अपनी बहन को यहाँ बंद कर दूंगी, है ना? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। ओह, ये तो थोड़ा अनुचित लगता है। उसे स्वाभाविक रूप से एहसास हुआ कि मामला ऐसा नहीं था और वह अजीब तरह से मुस्कुराया। उसकी आंखों में मेडुसा ने अपना बायां हाथ धीरे से हिलाया और उसके सामने विशाल अलमारी का दरवाजा धीरे से खुल गया। फिर जैसे ही कैबिनेट का दरवाजा थोड़ा थोड़ा करके बगल की ओर खिसका, अंदर के कपड़े दिखाई देने लगे जिससे किसी का खून खौल उठा। ये कपड़े सभी प्रकार के थे, जिनमें रोब, लंबी स्कर्ट, छोटी स्कर्ट, ट्यूब टॉप आदि शामिल थे। और रंग भी चमकदार थे। मेडुसा के पसंदीदा लाल के अलावा वहां सफेद, गुलाबी और काले फीते वाले अधोवस्त्र भी थे। मैं स्वर्ग में हूँ, अभिभूत। ये दृश्य देखकर ये फैंग की आंखें चौड़ी हो गईं। अब से चीजें कितनी रोमांचक होंगी। जैसे ही उसने देखा, वह अपने मन में सुंदर दृश्यों की कल्पना करने से खुद को रोक नहीं सका। मेडुसा के गाल लाल हो गए, उसके दिल में खुशी और गुस्से का मिश्रण महसूस हुआ। निश्चित रूप से वह थोड़ा बदमाश है। उसकी ज़ेड भुजा फिर से लहराई और विशाल अलमारी के पीछे पत्थर की पटिया के बीच में एक अंतर दिखाई दिया जो धीरे धीरे दोनों तरफ खुल गया। तभी ये फैंग की नजर फूलों, घास और बांस के एक जादुई दृश्य पर पड़ी। सुंदर, ओह, आपकी बड़ी अलमारी एक दरवाजा है। इस आश्चर्यजनक दृश्य को देखकर वह दंग रह गया। क्या ये जादुई है? और यहाँ तो पीछे एक बगीचा भी है। उसकी विस्मयादिबोधक सुनकर मेडुसा ने अपने लाल होंठ उठाए और शांति से मुस्कुराए। यह मेरी सुविधा के लिए है। अब से आप भी इसका उपयोग कर सकते हैं। चलो। ये फैंग, सिग्मा ए। इससे पहले कि वह समझ पाता कि उसका क्या मतलब है, उसे पहले ही बाहर ले जाया जा चुका था। बाहर मेडुसा मंदिर का पिछला बगीचा था और लगभग 3 मिनट तक आगे बढ़ने के बाद अंततः उसे पौराणिक झील और द्वीप दिखाई दिया। यह एक क्रिस्टल सी स्वच्छ झील थी जिसके बीच में एक छोटा सा द्वीप था जो चारों ओर से चमकते पानी से घिरा हुआ था तथा उस तक जाने वाला कोई पुल दिखाई नहीं देता था। इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, उसने अपनी कमर पर एक मजबूत पकड़ महसूस की। मेडुसा ने अपने लाल पंख फैलाए और उसे झील के बीच स्थित द्वीप पर ले गई। इस द्वीप पर मैंने ऊर्जा अवरोध स्थापित किया है और झील घातक जहर से भरी हुई है। यहाँ तक कि एक मजबूत डुकिंग भी अगर इसमें गिर गया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। भविष्य में इसमें लापरवाही से प्रवेश न करें। उनके उतरने के बाद उसने उसे समझाया। ये फैंग समझ गया। मुझे कम मत आंको, मेरे साथ लिटिल व्हाइट है। मैं जब चाहूं अंदर बाहर आ जा सकती हूँ। 0 पेगासस, लेस दैन। जब वह नीचे उतरा तो उसे भी इस द्वीप पर परिचित उपस्थिति का एहसास हुआ। हरे कमल कोर लॉ, मेडुसा ने सिर हिलाकर पुष्टि की। हाँ, मैं तुम्हारे लौटने का इंतजार कर रहा हूँ। अगर कैदाई सफलतापूर्वक जाग जाती है तो मैं एक स्वर्गीय ज्वाला के साथ विकसित होना चुनूंगा। ये सुनकर ये फैंग ने सिर हिलाया।
वह जानता था कि यह सिर्फ उसके भागने का तरीका नहीं था, ये कुछ ऐसा था जो उसे रानी होने के नाते करना ही था। वह सर्प जाति को कठोर टैगोर रेगिस्तान से बाहर ले जाना चाहती थी, लेकिन उसके और कई की सम्राट स्तर की ताकत के साथ भी यह अभी भी एक असंभव कार्य था। क्योंकि जब मनुष्यों द्वारा नाग लोगों को टैगोर रेगिस्तान में खदेड़ा गया था, तो ये कई प्रमुख साम्राज्यों का संयुक्त प्रयास था, जिसमें पूर्वज स्तर के विशेषज्ञ भी शामिल थे। एक मजबूत पूर्वज के बिना सांप कबीला इस मनहूस रेगिस्तान से बच नहीं सकता था। ये फैंग रानी मेडुसा के निर्णय के रास्ते में नहीं आ सकता था, क्योंकि वह ऐसा नहीं कर सकता था, और उसके साथ वह निश्चित रूप से विकसित होने में सफल होगी। बांस के जंगल से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि हरे कमल की लौ बर्फ के कमल के आसन पर लटक रही थी और कुछ ही दूरी पर एक बिस्तर पर अद्भुत सौंदर्य लेटा हुआ था। उसकी शक्ल रानी मेडुसा के समान थी, लेकिन उसका स्वभाव भिन्न था। रानी में प्रभुत्व झलक रहा था, जबकि जागते समय वह अधिक सक्रिय थी। इस परिचित आकृति को देखकर वह तुरंत वहां पहुंचा, और इस प्रिय सुंदरी को देखकर उसके हृदय में एक पीड़ा सी हुई। यदि वह ऐसा न करता तो उसकी आत्मा को क्षति नहीं पहुंचती और वह कोमा में नहीं जाती। एक खूबसूरत महिला की दयालुता चुकाना सबसे मुश्किल काम है। इस जीवन में मुझे प्यार से उसकी रक्षा करनी है। वह भी उतनी ही सुंदर और आकर्षक है, लेकिन उसमें वह जीवंतता खो गई है जो पहले थी। उसकी आंखों में कोमलता भर गई और उसके होठ धीरे धीरे हिलने लगे। कई डाई, तुम्हारा ये फैंग वापस आ गया है। अध्याय का अंत। टिप्पणियां। ईर्ष्यालु, महारानी ईर्ष्यालु हैं। विस्मयादिबोधक चिन्ह। जब रानी मेडुसा ने ये फैंग को अपनी बहन कई डाई को इतनी कोमलता से देखते हुए देखा, तो उसने न केवल अपने लाल होठों को हल्के से काटा, बल्कि बहुत दयनीय भी दिखी। ये व्यवहार अतीत की कठोर रानी से काफी अलग था। वह पहले हठी हुआ करती थी और दूसरों से ईर्ष्या भी करती थी, लेकिन अब उसे केवल अपनी बहन के मामले में ही अन्याय महसूस होता था। लेकिन वह किसे दोषी ठहरा सकती है? वह केवल अपने आप को ही दोषी ठहरा सकती थी कि उसने उसका ख्याल नहीं रखा। वह इस छोटे शैतान से पहली बार मिली थी, लेकिन तब उसने उसे केवल एक छोटा लड़का ही देखा था। उसने न सिर्फ उसे इधर उधर भागने दिया, बल्कि उसने उसकी बहन का दिल भी जीत लिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ये फैंग को देखते हुए उसने हल्के से अपने लाल होंठ उठाए और कहा, मेरी बात पर ध्यान मत दो, बस वही करो जो तुम्हें करना है। वो छोटे बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? उसकी आंखें अचानक चौड़ी हो गईं और वह अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी, जिसने अचानक उसे फिर से चूमा। उसके आश्चर्य भरे शब्द उसके होठों से सुन्न होकर निकल पड़े। यह इसी तरह किया जाना चाहिए। उसकी बहन अभी भी बेहोश पड़ी थी। वह ऐसा कैसे कर सकता था? लेकिन 1 मिनट बाद, नहीं, पहले कई डाई को बचाओ। मेडुसा ने अचानक ये फैंग को बलपूर्वक धक्का दिया और गंभीरता से कहा। ये फैंग ने उसे समझाया, ये सही है, ये वास्तव में इसलिए है क्योंकि मैं कई डाई को बचाना चाहता हूं, इसलिए मुझे तुम्हें चूमना होगा। ये सुनकर उसकी सुंदर आंखें सिकुड़ गईं और वह उसे घूरने लगी और बोली, तुम छोटे बदमाश, इसे तर्कसंगत बनाने की कोशिश मत करो। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो, लेकिन तुम अभी भी इसे स्वीकार नहीं करते। कई डाई को बचाने का मुझे चूमने से क्या संबंध है? ये फैंग ने अपने मुंह के कोनों को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे, मुझे बस डर है कि महारानी बाद में इसे स्वीकार नहीं करेंगी और ईर्ष्यालु हो जाएंगी। ये सुनकर मेडुसा ने अपना सिर झुकाया और ठंडी सांस ली। मुझे ईर्ष्या नहीं होगी। इस गर्वित रानी को देखकर ये फैंग को स्वाभाविक रूप से पता था कि वह सिर्फ एक कठिन नाटक कर रही थी। यदि उसने पहले ही नरमी से काम नहीं लिया, तो बाद में ईर्ष्या का घड़ा अवश्य ही फूट पड़ेगा। दरअसल जैसे ही वह मुड़ा, रानी मेडुसा अपने होठों को हल्के से बंद करके अंदर से गर्माहट महसूस कर रही थी। ये छोटा शैतान मेरी भावनाओं का ख्याल रखने के लिए ऐसा कर रहा था। बस इतना ही, कुछ देर तक वह चाहे जो भी करे, मैं बस यही दिखावा करूंगी कि मैंने उसे नहीं देखा। असहायता से अपना सिर हिलाते हुए ये फैंग ने 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार निकाली। अपने हाथ में सुंदर पौधे को देखकर उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से गंभीर हो गईं। रानी मेडुसा की नजर में उसने अपनी हथेली से एक चाल चली और ज़ुबान कड़ाही जमीन पर प्रकट हुई। 3 सेकंड की कीमिया कौशल का उपयोग इस बार नहीं किया जा सका, क्योंकि वह जो परिष्कृत कर रहा था वह एक गोली नहीं थी, बल्कि एक अमृत था। जब उनकी हथेली ने 7 ब्रह्म वाली हरी आत्मा लार से भरे जेड बेसिन को हल्के से छुआ, तो उनकी हथेली से गुप्त ऊर्जा निकल पड़ी। एक क्लिक ध्वनि हुई और जेड बेसिन में मकड़ी के जाले जैसी दरारें दिखाई दी और फिर आसपास के क्षेत्र में फैल गईं। टूटे हुए जेड बेसिन पर अपनी उंगली के एक झटके से 7 ब्रह्म हरी आत्मा लार जमीन से बाहर आ गई और नीचे की जड़ों को उजागर कर दिया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपनी हथेली उठाई और धीरे से उसे दवा के बर्तन में रख दिया। उसके हाथों में मौजूद गहरे बैंगनी रंग की लपटें औषधि के बर्तन में छोड़ी गईं, जिससे प्रचंड ताप उत्पन्न हुआ, जो ग्रीन स्पिरिट लार के चारों ओर घूमने लगा। इस दृश्य को देखकर मेडुसा का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। इस बार वह 3 सेकंड तकनीक का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है? क्या मेरे पहले चिढ़ाने से उसकी गति धीमी हो गई? स्थिति से अनजान रानी मेडुसा ने ये फैंग की केंद्रित अभिव्यक्ति को ध्यान से देखा। गंभीर ये फैंग का उल्लेख नहीं करना, वह हमेशा की तरह काफी सुंदर और आकर्षक था। जैसे ही लपटें दिखाई देने लगी, 7 ब्रह्म हरी आत्मा लार की पारदर्शी पंखुड़ियां और पत्तियां मुरझाने लगीं। यद्यपि वे अधिकाधिक मुरझाते गए, फिर भी 7 रंगों वाला फूल और भी अधिक जीवंत हो गया। जब सभी शाखाएं और पत्तियां सूखकर राख में बदल गईं, तो प्रकाश के ये 7 रंग और अधिक चमकदार हो गए तथा उन्होंने आसपास के वातावरण को अपने साथ भर लिया, जो काफी जादुई था। इस समय मेडुसा और कई डाई की सांप की पूंछ पर प्रकाश चमकता है, जिससे वे और भी अधिक आकर्षक लगते हैं, लेकिन कोई भी इस दृश्य की सराहना नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि ये फैंग भी अमृत बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। कड़ाई से बढ़िया वाइन की खुशबू आ रही थी। ये खुशबू सुखदायक और ताजगी देने वाली थी। ये फैंग, जो पूरी रात नहीं सो पाने के कारण थोड़ा थका हुआ था, इस समय तरोताजा अवस्था में लौट आया। इस औषधि की सुगंध ही तीसरे दर्जे के अमृत के समान चमत्कारी प्रभाव डालने के लिए पर्याप्त है। यही कारण है कि उसे गंभीर होना पड़ा। उसकी उंगलियों की हल्की सी हरकत से 3000 लपटों ने सभी 7 रंग वाले फूलों को लपेट लिया। हिंसक जलन के तहत 7 ब्रह्म हरी आत्मा लार ने प्रतिरोध दिखाया, जो अन्य जड़ी बूटियों से अलग था। इसने आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास किया। ये फैंग को ऐसी चीजें पसंद थी जो इस तरह प्रतिरोध करती थीं। 3000 ज्वालाएं अचानक उठीं और उनकी प्रचंड ऊर्जा के कारण आसपास के फूल और पौधे क्षण भर में मुरझा गए। हालांकि इस समय ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम, जो कि कुछ ही दूरी पर बर्फ के आसन तक ही सीमित थी, उसे भी उसी तरह की उपस्थिति का एहसास हुआ। इस समय यह अचानक लुढ़कने लगा, ऊर्जा प्रतिबंध को पागलों की तरह टकराने लगा, जिससे मेडुसा की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई।
ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के प्रतिरोध के कारण छोटी झील भी तेजी से कम हो गई। ज्वाला से परिवर्तित छोटे सांप के प्रत्येक आघात से जल का स्तर 1 इंच कम हो जाता था। लानत है फ्लेम, मैं अभी तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर तुमने मेरे लिए इसे बर्बाद करने की हिम्मत की तो मैं इस छोटे आदमी को तुम्हें अवशोषित करने दूंगा। वह ठंडे चेहरे के साथ ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के पास आए। अपने ज़ैद हाथों को पार करके उसने उस मुहर को मजबूत किया जिसने ज्वाला को बंदी बना रखा था। ये छोटा लड़का अभी अभी वापस आया है और वे कुछ समय से ही साथ हैं। अगर बहन जाग भी जाए तो भी एक दूसरे को देख पाना अच्छा रहेगा। लेकिन अगर मैं विकसित होने में असफल रहा तो मैं इस छोटे लड़के को दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा। मेडुसा ने मन ही मन सोचा। ये फैंग ने भी ग्रीन लोड स्कोर फ्लेम के दंगे को महसूस किया, लेकिन वह चिंतित नहीं था। उन्होंने पिछले दैनिक पुरस्कारों से बहुत सारा आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग एकत्र कर लिया था, साथ ही रानी मेडुसा द्वारा तैयार आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग भी। भले ही ग्रीन लोड स्कोर ज्वाला शक्तिशाली है, लेकिन यह आइस स्पिरिट कोल्ड स्प्रिंग की इस पूरी छोटी झील को वाष्पीकृत नहीं कर सकती। रानी मेडुसा द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के साथ उसके लिए प्रतिबंधों को तोड़कर बच निकलना असंभव है। 3000 ज्वालाओं की जलन के कारण हरी आत्मा लार अत्यंत कमजोर हो गई। आग की लपटों की झिलमिलाहट से फूल और पत्ते तुरंत मुरझा गए। मुरझाए हुए फूलों और पत्तियों से रंग बिरंगी ओस की बूंदें रिस रही थीं, जो एक अजीब चमक के साथ चमक रही थीं। ये वही औषधीय औषधि है जिसकी उसे आवश्यकता है। इस औषधि को कई के शरीर में डालने से उसकी घायल आत्मा को पुनः स्वस्थ किया जा सकता है। जैसे ही 7 रंग के फूल मुरझा गए, रंग बिरंगी ओस की छोटी छोटी बूंदें धीरे धीरे आपस में मिल गईं, जैसे कोई चमकीला मोती रंग बिरंगी चमक बिखेर रहा हो, बेहद खूबसूरत और आकर्षक। 3000 लपटों को जल्दी से वापस लेने के बाद ये फैंग ने अपनी हथेली से एक चाल चली और रंगीन ओस की बूंदें एक रंगीन चाप बनाते हुए उसकी ओर उड़ गईं। यह तरल, इसका उपयोग कैसे करें? जब मेडुसा ने मुहर को मजबूत करना समाप्त कर दिया तो वह जल्दी से उसके पास आए और उसके हाथ में तैरती रंगीन ओस को देखकर जिज्ञासा से पूछा। आहम, उसने अपना गला साफ किया और मेडुसा की आश्चर्यचकित आंखों के सामने रंगीन ओस को अपने मुंह में चूस लिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कई के नाजुक होठों को चूमा। ये फैंग, तुम! इस समय क्रोधित दहाड़ के साथ मेडुसा के शरीर से अचानक एक राजसी आभा फूट पड़ी। रानी मेडुसा, हे, इस कमीने छोटे लड़के ने उसने वास्तव में मेरी बहन को चूमा, मेरे सामने चूमा। ये फैंग, एप्सिलॉन इक्वल्स ओमाइक्रॉन बैककोड तारांकन अफसोस। महारानी, क्या आपने ईर्ष्या न करने का वादा नहीं किया था? तो अब ये क्या है? ओह, मैं बर्बाद हो गया। हम सब एक परिवार हैं।